StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, Am I audible, sir? ये परफेक्टली ऑडिबल सुनिधि, कैसे हो आप? बढ़िया है। ये आप बहुत कैसे? गलत है गुलशन। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ जाता है। जस्ट अ सेकंड गाइस, 1 मिनट, जस्ट 1। हेलो, अरे गुलशन, बहुत सारे बच्चे अनम्यूट करता हूँ वो हैंग हो जाता है, किसी का वॉइस ठीक से नहीं आता है, किसी का कुछ और नहीं आता है। आई एक्चुअली वांट टू इंटरेक्ट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बट होता ये कि फिर वो म्यूट अनम्यूट में बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। किसी के बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आता है, बाकी बच्चे बोलते हैं कुछ ऐसा वैसा, किसी की वॉइस मुझे क्लियर नहीं आती है, किसी को मेरी वॉइस इको होने लग जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आई फिर इनिशियल स्टार्ट के अंदर आई डोंट वांट टू एक्चुअली वेस्ट द टाइम देयर। व्हाट इज द एक्सटर्नल वैलिडिटी? नितेश, चलिए 1 मिनट है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ वैलिडिटी बताई थी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल, मेजरमेंट, इकोलॉजिकल। उसमें एक वैलिडिटी है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ द फाइंडिंग्स टू बी जनरलाइज्ड। वो जो भी चीज तुम रिसर्च में फाइंड कर रहे हो, वो उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी तब होती है जब जिस चीज को आपने फाइंड की वो बाकी सारी जगह एज इट इज एप्लीकेबल हो जाती है, एप्ट एप्लीकेशन ऑफ दैट फाइंडिंग to the larger reality. That is external validity. External. Internal होती है cause effect, जो तुमने फाइंड किया है वो क्या सटीक? आंटी 1 सेकंड, क्या हो गया सुने दी? हेलो, नहीं सॉरी सर, वो आंटी थी। यस सर। ओके, Am I audible, sir? या परफेक्टली ऑडिबल। चलिए स्टार्ट करें। सारी क्लासेस अपलोडेड है क्या सुनिधि? कल की छोड़ के, कल का शायद आज होगा, बट उससे पहले तक के सारे बैकलॉग्स क्लियर हैं? यस सर। देखा है ना? सर मैंने 30th सितंबर तक का देखा था सर। सर कल का मैंने देखा नहीं, मैं सर अभी चेक कर ले रही हूँ। ठीक है, एक बार आप चेक कर लो 1 तारीख वाला और बाकी सारी चीजें, है कि नहीं? ठीक है, यस सर। अभी भी 25 मिनट का लेफ्ट है। ये क्या नॉनसेंस है यार, मुझे समझ नहीं आता है। तृप्ति आ रही है? तृप्ति, तृप्ति आ रही है? फर्स्ट का रिमेनिंग है, मतलब फर्स्ट का भी रिमेनिंग है अभी तक। कल का नहीं है वो मुझे पता है, कल का इंफॉर्मेशन है। 1 अक्टूबर का, 3 अक्टूबर का तो नहीं होगा, ठीक है, कल का तो अभी शायद होगा आज, बट फर्स्ट का भी 25 फर्स्ट का 25 मिनट का है ओनली। थर्ड इज देयर? अच्छा अच्छा, थर्ड पहले अपलोड हो गया। सुनिधि, कल का अपलोड हुआ है क्या? चेक करेंगे एक बार। नहीं होगा अभी पॉसिबल? यस आई एम चेकिंग। बाकी लोग बता देना मुझे एक बार, कल का अपलोड हुआ है क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं कल का है, कुछ बोल रहे हैं थर्ड का नहीं है, शायद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। कल का नहीं होगा शायद, मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन थी, बट somebody said कि कल का है। मैम की तबीयत खराब थी यार, मैम को तो आज फोन करूंगा, रुको यार। चलो ठीक है, नो इश्यूज, आगे बढ़े सुनिधि। यस सर। ठीक है, कल का नहीं होगा। 25 मिनट्स लेफ्ट है। चलो सर 25 मिनट का लास्ट का नहीं है, बाकी है। कभी किसी दिन मैं बीच में छोड़ के चले जाओ ना, तो ये मत सोचना कि मैं एथिकल नहीं था, ये समझ लेना कि कुछ चीजें मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया उसके बाद, ठीक है। हर दिन मैं वर्ड देता हूँ, हर दिन मुझे मेरे वर्ड्स खाने पड़ जाते हैं यार, क्या किया जाए। एक आदमी कहीं ना कहीं अपने आप से सेल्फ एलिनेट होने लग जाता है फिर, ठीक। सो डोंट क्रिएट एन ओपिनियन ऑफ मी इफ समथिंग गोज रॉन्ग। चलिए सुनिधि बताइए, मैक्स वेबर की थियरी क्या है? सर रिगार्डिंग स्ट्रैटिफिकेशन। हाँ हाँ हाँ,
So, in the Weberian theory, Max Weber talks about the dimensions of the stratification. He says that they can be multiple in nature, but he has talked about three forms of stratification, which is class, status, and party. Party means power. राइट. सो वेबर कहीं कुछ ऐसा बोल रहा है आपको. The society, according to Max Weber, is divided on stratified on the basis of multiple grounds. क्लास के बेसिस पे Yes, सोसाइटी sir. स्ट्रैटिफाइड, स्टेटस के बेसिस पे सोसाइटी कैन बी स्ट्रैटिफाइड, और पावर के बेसिस पे सोसाइटी कैन बी स्ट्रैटिफाइड. दैट मींस all the divisions present in the society can be done on the basis of multiple characteristics. He found out that these are the three primary characteristics in which the society often gets stratified. ठीक है. तो कहने का मतलब है किसी भी एक समाज Yes, sir. किसी भी एक समाज के अंदर जो ग्रुप्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, उन सबको रैंक किया जाता है अलग अलग क्राइटेरियाज पे. किसी ग्रुप्स, कहीं पे आपका क्लास के बेसिस पे रैंकिंग है, कहीं पे आपके ऑनर के बेसिस पे रैंकिंग, और कहीं पे आपके पावर के बेसिस पे रैंकिंग है. क्लास के बेसिस पे वो रैंकिंग जब बोलते हैं तो वो क्लास का मीनिंग देते हैं कि किस तरीके से आपकी मार्केट पोजीशन जो है आपका क्लास डिटरमाइन करती है, और ये बोलते हैं कि आदमी की क्लास पोजीशन डिटरमाइन करती है उसकी लाइफ चांसेस. Life chances. लाइफ चांसेस का मतलब दैट what are the amenities which you would love Production to be capacity. able to produce, afford, etc. ठीक है. स्टेटस होता है कि किसी समाज के Yes, sir. अंदर सिर्फ पैसों के बेसिस पे रैंकिंग नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है. द स्टेटस एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन द वेबेरियन थियरी शोज दैट द सोसाइटी आल्सो गेट्स डिवाइडेड, और सॉरी, स्ट्रैटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर और प्रेस्टीज or goodwill. And according to Max Weber, this status determines your lifestyles. यहां तक मुद्दा क्लियर है सुनिधि? हेलो. Yes, sir. Okay. So status Yes, is sir. only determined by lifestyle? No. Technically Weber बोल रहे हैं status refers to honor, और ये status determines your lifestyles. तो थोड़ा सा पॉइंट क्लियर रखना. स्टेटस आपकी लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है, क्लास आपकी लाइफ चांसेस से कनेक्टेड है. तो किसी के लाइफ चांसेस देख के आप उसकी क्लास प्रिडिक्ट कर सकते हो, और किसी का स्टेटस देख के आप उनकी लाइफस्टाइल्स प्रिडिक्ट कर सकते हो, और वाइजा वर्जा. अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो अगले 10 मिनट तक आई वांट एवरीबॉडी टू हैव फुल अटेंशन. एक और बार पूछ ले रहा हूं गाइज, इज देयर एनी पर्टिकुलर लैग ऑफ वॉइस हियर? अमनदीप को शायद कोई लैग आ रही है. सर बीच में कुछ सेकंड्स का हुआ था, बट अभी ठीक है. Those people who are actually facing some sort of lag, please एक बार refresh करके join करो, because I think things would be then sorted out. By chance if somebody is facing any such lag. अब आते हैं एक important dimension पे सुनिधि, ठीक है? What is the relationship between? Yes, sir. चलिए सिंपल से स्टार्ट करेंगे. What is the relationship between class and status? This is seriously very important topic. दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है? सुनिधि, एनी आइडिया? सर ऐसा कोई नेसेसरी रिलेशनशिप नहीं है. So there's no necessary relationship, but they both are correlated. That class determines status, and status also determines one's class. But we see that even if there is class nahi hai, but there is status, and even when, like for example, in criminals. Okay, बीच में लैग हो गया था. ठीक है, एटलीस्ट आपको दिस पॉइंट इज क्लियर. And you need to understand one thing very clear, that there is no necessary relationship between class and status. When I say no necessary relationship, it means here that it is not necessary higher is the class, higher is your status, or vice versa. Higher is the status, higher is the class. There is no necessary relationship between these two. One can have different forms of relationships here. That means there is a possibility that first one, high class
plus high status. One's position of class may be very high, and on the basis of that high class position, they are also gaining the high status in the society. There is a strong possibility that yes, both can be positively correlated in the society. As we see, the people many times who are super rich, some of the people may have both high classes and high status in society. Narayan Murthy could be a very good example here, where his class is also very high, Yes, sir. his status is also very high. दोनों तरीके से वो satisfy करते हैं इस चीज को. There is a possibility that class may be low, but status may be high. There is also a possibility of relationship where the person's economic position is low. That means person need not enjoy the highest most economic positions in the society, but despite this, the status of that particular person remains exceptionally higher in the society. Any example of that? Sir, Mahatma Gandhi. Yeah, a good example. Yes, Mahatma Gandhi was not the highest part of the class. He was not a some businessman or industrialist. Highest class nahi thi unki, but highest status tha because of their respective honor and prestige which he carried in the times of society in which he lived. So we see there are many people who may not have the highest class positions, but they may have the highest status positions in the society. The very good example is the people many times having Bharat Ratna. Yes, sir. Carry one of the highest status in the society, honor, prestige, goodwill, but their class position need not be high. Almost most of the Bharat Ratna holders, if you see in India, they were not the richest of all the people. Their class position was maybe of middle class or something like that, but their status was extremely high. That means their status was not compatible with their class positions. There was one high hierarchy, high position, there was another lower positions in the society. Is this point clear to all of you? Yeah, it could be Nobel Prize, it could be Yes, prime sir. ministers, it could be cabinet ministers, it could be many people. There are many people in this world who have the highest of the status positions, but they need not have the highest of the class positions. Status बहुत high होता है. Anna Hazare is a very good example. जिनकी क्लास शायद बहुत लो कैटेगरी में आएगी, लेकिन उनका स्टेटस आई कैन नॉट से कि एंटायरली एक्सेप्टेड, बट या ही कैरीज डेफिनेटली अ हायर स्टेटस इन द सोसाइटी. इज एवरीबॉडी इज विथ मी टिल हियर? आर्टिस्ट कहना थोड़ा सा Yes, sir. डिफिकल्ट है साक्षी, बिकॉज आर्टिस्ट के अंदर आप एक्टर्स भी ले सकते हो. एक्टर्स के अंदर कुछ इधर आ सकता है, एक्टर जो लिख रहा हूं आप. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पीपल मे हैव हाई क्लास बट लो स्टेटस. इनका पैसा तो बहुत है इनके पास, लेकिन स्टेटस पोजीशन उनकी अपनी क्लास के कंपैरेटिवली कम होती है. तो they may belong to the highest class hierarchies of their respective societies, but their status is not as high as their class position is. Many Bollywood actors can come under this. पैसा बहुत होगा, लेकिन स्टेटस के मामले में शायद वो पीछे हो सकते हैं. मैं जनरलाइज नहीं करूंगा किसी के ऊपर, बट येट there may be many people who would have earned the wealth. सबसे बेस्ट यहाँ पे जो आपने डेविएंट कुछ बोला होगा, बहुत सारे क्रिमिनल्स आ सकते हैं इधर, या डेविएंट्स बोल सकता हूं मैं यहाँ पे. बहुत सारे लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, करोड़ों लाखों अरबों डॉलर्स हो सकते हैं उनके पास, but their status in that society is not very high. They may not have the highest most position. आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर देखा है तो आप क्या देखते हो, मर्चेंट क्लास इस पोजीशन पे आता था. Yes, sir. जिन्होंने पैसा तो बहुत कमा लिया था फ्रांस की सोसाइटी में, लेकिन उनका दर्जा उच्च नहीं था, वो अभी भी लोएस्ट स्ट्रेटा के अंदर बिलोंग करते थे, लोएस्ट स्टेटस के अंदर बिलोंग करते थे. पैसा बहुत था लेकिन स्टेटस नहीं था. या फिर तुम्हारा फेवरेट एग्जांपल याद है, 2 दिन पहले जब हम मिले थे तो डिस्कस कर रहे थे, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, मेरे पास माँ है. Yes, sir. So point is this, पैसा बहुत था अमिताभ बच्चन के पास में, लेकिन वो स्टेटस नहीं था. वो शायद वो एक इंस्पेक्टर का जो था वो ज्यादा बेटर स्टेटस था व्हेन कंपेयर टू
दिस पर। या दाऊद नाम मत लिखना भाई, तुम लोग समझने के लिए नाम लिया है हमने इधर। क्रिमिनल्स लिखो, डेविएंट्स लिखो, बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे लीडर्स हैं, बट ट्राई टू अवॉइड अ सिंगल नेम गाइस, नेगेटिव वाला नेम अवॉइड करो। गांधी जी जैसा या भारत रत्न जैसा या एपीजे अब्दुल कलाम सर का एग्जांपल हो सकता है। देयर कुड बी मेनी पीपल जो थोड़ा पॉजिटिवली, जो एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, ठीक। प्राइम मिनिस्टर सीधा लिखो, नरेंद्र मोदी मत लिखना उधर। प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, मिनिस्टर्स, बहुत जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे उनका औहदा हमेशा है ही रहा। आपने, इफ यू स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन, यू वुड लुक इनटू द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स, राइट? उधर देखो आप, प्रेसिडेंट का Yes, स्टेटस sir. हाई है in comparison to the prime minister because he is called as the head of the state. So there could be many relationships. Is the first point clear? That class and status in the modern Yes, sir. society need not always go together. One can enjoy highest position in one form of the stratification, may have one of the lowest positions in the other form of the stratification. So please make a point clear. Weber is of the clear opinion that class and status need not go together always. जरूरी नहीं है दोनों एक साथ ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी एस्पेक्ट अब बता रहा हूं, सुनिधि एब्सोल्यूट अटेंशन के साथ, ठीक है? Yes, sir. क्योंकि इस साल इन्होंने कास्ट एज अ स्टेटस ग्रुप भी पूछा या कुछ ऐसी चीजें पूछी है, तो भरोसा नहीं है, ये मे ब्रिंग द इंडियन डायमेंशन इनटू स्ट्रैटिफिकेशन। इफ यू लुक इनटू द इंडियन सोसाइटी, ठीक सुनिधि, Yes, sir. अगर ये आंसर किया ना आपने, Yes, sir. तो मेरे तरफ से आज एक आप चॉकलेट, अगर इफ यू आर एबल टू आंसर। Okay, sir. ठीक। Yes, sir. इंडियन सोसाइटी के अंदर हाउ, पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, लिख दे रहा हूं। हाउ हैज द रिलेशनशिप changed between status and class? तृप्ति, एक बॉक्स में अच्छे से ये लिखा हुआ होना चाहिए, and put up star mark to the power of infinity. It's very important. Now tell me, Sunidhi, in Indian society, So in the how has the relationship between these two changed? So in the traditional society, we see that the डिवाइड कर लेता हूँ। ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में क्या था भाई? caste dominant था based on the status. Caste worked as a status group, and it was a very dominant. It was more dominant than the class groups. We So can that see. means status dominated over class. This is what you say? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then? And then, sir, as we move towards, as the transition happened towards the modern society, we still see that class is dominant, but then there are many classes have also, the class as a status group have emerged, have become stronger than it was in the traditional society. Okay. Wait a second. Class as a status group. चॉकलेट हाथ से निकल रही है। Sorry. Class as a status group has become more class as a class as a form of stratification have become stronger than the traditional society. चलो ठीक। So class has become more stronger than status. यही है क्या? क्लास ट्रेडिशनल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई। हाँ, ट्रेडिशनल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है क्लास स्टेटस से ज्यादा, यही बोल रहे हो या क्लास स्ट्रॉन्ग हो गई है सिर्फ बोल रहे हो? सर क्लास स्ट्रॉन्ग हो गई है, बट स्टेटस ग्रुप्स आर स्टिल वेरी मच वैलिड इन मॉडर्न सोसाइटी। ओके, पॉइंट वही है, क्लास इज मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टेटस टुडे, ऐसा ज्यादा डिटरमाइन कर रही है चीजों को आज, राइट? यस सर, यस सर। ओके, तो क्लास इधर भी थी, क्लास इधर भी थी, लेकिन इधर अब क्लास थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिस इज व्हाट यू सेड?
Yes, sir. Okay. Now let's look. अच्छा, good. But थोड़ा सा चीज समझना है. ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर there was the status which determined your class positions. There was always a direct relationship. समझ में आया? नहीं आया? Yes, sir. Sir, आया sir. आया? स्टेटस के बेसिस पे ट्रेडिशनल सोसाइटी में आपकी क्लास, आपका पावर डिटरमाइन किया जाता था. और ये स्टेटस किससे निकलता था? Yes, sir. कास्ट से. Caste. That means higher the caste, higher the status, higher the power. Class. तो एक Yes. डायरेक्ट पोजीशंस था. हाँ, सॉरी, हायर द क्लास, सॉरी, हायर द क्लास, हायर द पावर. जितना बड़ा कास्ट उतना ज्यादा तुम्हारे पास पैसा, उतना ज्यादा तुम्हारा पावर. अब ब्राह्मण्स को देखो, ब्राह्मण्स का हाईएस्ट स्टेटस था, उसी के बेसिस पे उनको ग्रांट्स पे ग्रांट्स मिलती थी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज मिलते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्टिंग के राइट्स मिलते थे फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Caste determined your class and power, and caste, since was the result, was as a form of status, there was always a positive correlation in the traditional times where your status determined your class position. Got the Class. point? Pakka? Yes, sir. Yes, sir. तो लिखा कैसे जाएगा, ध्यान से सुनना. Status determined one's class position. Class. And remember, it was no exception. It was always. Always. So always there was a direct relationship. Okay, status, higher is the status, higher would be the class. There is no possibility lower would be the class. But once you reach to modern society, no necessary relationship. One can have high class, high status. One can have high status, low class. One can have high class, low status, or any other forms of permutation and combinations which can ever be present. अब समझ में आया how the relationship changed? Yes, sir. कि we are often seeing that the direct relationship which existed between status and class in the traditional Indian society, the societies had a direct relationship where your class was always determined on the basis of your status. And here in the modern times, there is no necessary relationships. People enjoy different levels of positions on the basis of different aspects. और ये पूरा का पूरा थियरी मेरा प्रवचन नहीं है. किसने बोला है? एंड्रे बेटले. किताब कास्ट क्लास, सॉरी, यस, कास्ट क्लास एंड पावर. ये पूरा का पूरा पेपर 2 का अगर ये आइडिया याद रहा तो स्ट्रैटिफिकेशन में इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से लिख पाओगे. कोई दिक्कत एंड परेशानी बच्चा लोग? एंड्रे बेटले No, ने sir. ये पूरा डिस्कशन अपनी एक किताब कास्ट क्लास और पावर के अंदर किया हुआ है. So if tomorrow UPSC tries to bring that paper 2 dimension in paper 1, and if they ask you, discuss the changing relationship between caste and class, sorry, class and status, there has been a dramatic change. याद है इस साल क्वेश्चन आया था, analyze the changing nature of caste as a status group. Yes, sir. Caste status group था, आज नहीं है. क्यों नहीं है? थोड़ा सा वेट करो, उसको भी मैं टच कर दूंगा, लेकिन ऑब्वियसली उधर थोड़ा सा कास्ट पे रिपीट करना पड़ेगा. अरे ट्रेडिशनल सोसाइटी में देबशीस, ट्रेडिशनल सोसाइटी में व्हाट यूज्ड टू हैपन, योर कास्ट डिटरमाइंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. सो कास्ट वाज नथिंग बट योर स्टेटस बाय बर्थ. यू डिड नॉट अर्न इट, यू गेन्ड इट बाय योर बर्थ, पोल्यूशन एंड प्योरिटी. और वो कास्ट जितनी आपकी हाई है
उतना ज्यादा ही आपका स्टेटस था, उतना ज्यादा ही आपका पावर था, उतना ज्यादा ही लैंड होल्डिंग थी, उतना ज्यादा ही XYZ सारे बेनिफिट्स उसके अकॉर्डिंगली थे। तो कास्ट लो है तो सब लो थे, कास्ट हाई है तो सब हाई है, कास्ट मिडिल में है तो सब मिडिल में है। दैट इज हाउ इट एक्चुअली एग्जिस्टेड। क्लियर? यस सर। नो आकाश, अभी समरी नहीं करूंगा यार, इतनी इतनी छोटी चीजों की क्या समरी की जाती है। अरे किंग हैड मोर वेल्थ, यस, किंग हैड मोर पावर, नॉट वेल्थ। किंग हैड मोर पावर because they were the ruling authorities, but within that power king used to bow down in front of Brahmins. Technically the power was in the hands of Brahmins, who actually guided the king in order to exercise that power. So king exercised the power but with the authenticity and permissions of Brahmins. ध्यान से समझना, हर एक राजा में एक राजगुरु मिलेगा या कुछ मतलब सर्टेन टाइप्स ऑफ पोजीशंस और पोस्ट मिलेगी, ठीक है? ओके, ये क्या है सुनिधि? कास्ट डिटरमाइंड क्लास, ये क्या है? यस, कास्ट डिटरमाइंड योर क्लास, पॉइंट वैलिड है, बट राइट नाउ मैं कास्ट वर्ड नहीं यूज करूंगा। वी आर जस्ट यूजिंग द कास्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड स्टेटस एंड क्लास। ये रिलेशनशिप बहुत इजी है लिखनी, आज नहीं लग रही है, वैसे आज भी लगनी चाहिए सुनिधि, नहीं? यस सर। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप ये है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ चांसेस एंड लाइफ स्टाइल्स? बताओ। So life chances is the production capacity and lifestyles is the consumption capacity. If we start by that, if we have better life chances, it means we can produce, we have the better production capacity. Start with this. This refers to Okay, class. This refers to caste. Status. Status. अब रिलेशनशिप सिंपल से समझ में आएगी कि क्लास Yes, और स्टेटस में रिलेशनशिप क्या है, पुराने टाइम में क्या थी, आज के टाइम में कितनी है, पूरा आंसर निकल के आ गया। अब वो आपको सीधा सीधा ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्लास और कास्ट, he would complicate the matter by using the Weber's terminology, discuss the relationship between lifestyles and life chances. He is actually asking you nothing but discuss the relationship between class and status. पर वहां पे वो फेर बदलाव होने के कारण आपको सिर्फ इतना बताना पड़ेगा, कहां चला गया, आपको सिर्फ इतना बताना पड़ेगा लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल्स वेबर्स की टर्मिनोलॉजी है और क्या चीज को रेफर करती है, जस्ट टॉक अबाउट देम। या इट रेफर्स टू योर अर्निंग कैपेसिटी, इट रेफर्स टू योर स्पेंडिंग कैपेसिटी, ये कंजप्शन है, ये प्रोडक्शन है। अब मुझे बताओ, आप थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड, ठीक है? yes sir. अब ये क्या है गर्गी का, स्लेव्स कहां पे आ गए यार? सर व्हाट अबाउट स्लेव्स हु हैड लो क्लास बट अल्टीमेटली बिकेम द नेक्स्ट किंग? क्या लगता है सुनिधि, गर्गी का ये डाउट मुझे थोड़ा सा आ नहीं रहा है समझ में, आप बता सकते हैं क्या? What about the slaves who had low class but ultimately became the next king? Sir, if she's talking about like slave dynasty or something like that, इसके लिए मैं सिंपल सा आंसर दे सकता हूँ ना कि हर जगह थोड़ी अप्लाई होगा, राइट? yes sir. तो हर जगह मैं अप्लाई नहीं कर सका तो क्या खाक सोशियोलॉजी पढ़ाई मैंने आपको? गर्गी का डाउट ध्यान से पढ़ो आप, इसीलिए लाइफ में हमेशा अच्छे से समझनी चाहिए कोई चीज। सर एक स्लेव है जिसकी क्लास पोजीशन कम है, राइट? लेकिन Yes, वो sir. अपना बादशाह बन जाता है, राइट? अरे Yes, sir. जब वो बादशाह बनता है तो क्लास पोजीशन भी तो चेंज हो गई ना, So class position high हो गई और स्टेटस भी हाई हो गया, तो अब वो स्लेव थोड़ी माना जाएगा, अब वो किंग माना जाएगा। आज Yes, मैं sir. स्लेव हूं तो आज मेरा दोनों पोजीशन खराब है,
कल मेरे को किसी ने राजा बना दिया तो मेरा दोनों पोजीशन ठीक हो गया ना यार। Yes, sir. अब मेरा क्लास थोड़ी ना लो रह गया, तो मेरे पास बेशुमार दौलत और पैसा होगा। गर्गी क्लियर है भाई? The same as Karn. तो अलग पोजीशंस को मत कंपेयर करो। मतलब वो जब इधर है तो भाई ये पोजीशन है, वो जब इधर है तो ये पोजीशन है। अब तुम इधर वाले को इससे नहीं कंपेयर कर सकते ना, वो अलग कैटेगरीज होगी फिर दोनों। स्लेव बिफोर, किंग आफ्टर, ये कंपैरिजन कर सकते हो। अब आधा इधर का लूं आधा इधर का तो नहीं ले पाऊंगा ना। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। गर्गी ओके ठीक। शी माइट बी टॉकिंग अबाउट कम्युनिज्म। अरे नहीं यार, कम्युनिज्म फम्युनिज्म साइड में लगाओ यार, कुछ कम्युनिज्म पे नहीं आना। ये सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे। नाउ लेट्स सी द लाइफ चांसेस, डज दे डिटरमाइन योर लाइफस्टाइल? गाइस अब यहाँ पे मजाक मस्ती नहीं, बहुत सीरियसली इसको समझना है। और दिस इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ दिस। पहले मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से बताया, बट थोड़ा सा एक एस्पेक्ट समझना इधर। लाइफ चांसेस का मतलब है मैं पैसा कमाता कितना हूं, राइट? और Yes, लाइफ sir. स्टाइल का मतलब है मैं पैसा उड़ाता कितना हूं, अगर आपको सिंपल से समझना है। ठीक? Yes, sir. नाउ टेल मी, इज माय कंजप्शन डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन? So not necessarily, but yes, to a major extent. Good. Your consumption is dependent upon your class, but if I say that your consumption is always dependent on your class, is not a necessary requirement. तो कई लोग देखे है ना आपने, दिखते अमीर है, होते नहीं है। Yes. बेस्ट एग्जांपल यार, जैसे मैं दिखता तो हूं ना थोड़ा सा अमीर यार, Yes, sir. सच में ना। हेलो, मतलब इतना हो रहा है। चलो समझ गया मैं, लैग नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहे हो तुम इसीलिए लैग हो रहा है। चलो ठीक। Yes, sir. Back to normal. नहीं ठीक है। कुछ No, लोग no, sir. दिखते शायद अमीर हैं लेकिन होते नहीं है। ठीक? मेनी टाइम्स इन कॉन्टेम्परेरी टाइम, कल आपने एक चीज याद आपने बोला था मुझे, आई डिड टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। आजकल क्रेडिट कार्ड का जमाना है, उड़ाओ पहले कमाओ बाद में। Yes, sir. Right? Now what happened is, Yes, many sir. people today do not earn well, but they spend well. In that circumstances, your lifestyles are not directly proportional to your life chances. In my own life, many times I would have said you this, I'm not sure I have shared this any day. I've seen many people earning less than 40-50,000 and having a lavish wedding styles in their life. लोन लेके इधर से उधर से सारी चीजें कर Yes, sir. Some people are actually rich, but they do not have the lifestyles of rich. Is there a possibility? Yes, sir. किसी के लाइफ Yes, sir. चांसेस बहुत हाई होते हैं, लेकिन उसके अप्रोप्रिएटली लाइफ स्टाइल्स नहीं होती है उनकी। They are actually rich, but they have a very simplistic lifestyles present in themselves. अब जैसे बहुत सारे आप लोगों ने आसपास में अड़ोस पड़ोस में भी देखे होंगे, in your respective villages or your respective towns or cities or any leaders. Narayan Murthy is one very good example जो I often quote here. His lifestyle is very simple, because once upon a time when I was preparing for civil services, there was one article on Narayan Murthy that he, till that time, I'm not sure today what is the scenario, he used to actually clean his own toilet. वो अपना वॉशरूम खुद साफ करते थे. They had a very simple, like middle class or some normal upper middle class lifestyles. The earning was way high, but their lifestyle did not show the same thing. Some people are there who have high earning and the same appropriate lifestyle. So what I'm trying to say here is that when a question on lifestyles and life chances comes, this should only be 30% part of your answer. You do not have to write the entire answer here, and you should not be writing that. You should also discuss that in reality, we do see that life chances influences your lifestyles.
but there is a possibility that the people's life chances may differ from their respective lifestyles. और उधर फिर लिख सकते हो there are people who are having high life chances but their lifestyles do not appropriately match their habitus or class positions और vice versa. क्लियर है? Yes, sir. लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन कुछ ऐसा आए, लाइफस्टाइल क्या लाइफ चांसेस को डिटरमाइन करती है? पहला हमने देखा लाइफ चांसेस से आपकी लाइफस्टाइल डिटरमाइन हो सकती है, नॉट नेसेसरी, नहीं भी हो. जितना पैसा कमाते हो उतना आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटरमाइन करता है. लेकिन क्या आपका जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आपकी क्लास पोजीशन को भी डिटरमाइन कर सकता है? यस. तो हिंदी में कहावत है ना यार, जो बार बार तो मुझे कई बार डायलॉग के रूप में सुनाते रहते हो सुनिधि, व्हेनेवर वी हैव अ वर्ड, कि सर पांव उतने ही फैलाने चाहिए. लास्ट टाइम आई एक्चुअली डिस्कस्ड विद सुनिधि, यार सुनिधि आई एम प्लानिंग टू बाय एन ऑडी. तो सुनिधि ने सीधा सीधा एक ऐसा डायलॉग मार दिया कि सर पांव उतने फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो. मतलब छोड़ो यार, अब क्या ही, अब क्योंकि चादर उतनी बड़ी है नहीं अभी तक, तो ठीक है. लेकिन पास ही में फिर तारुष भी बैठा था, तो तारुष ने बोला नहीं नहीं सर, पांव पहले फैला लेना चाहिए, चादर साइज अपने आप बाद में एडजस्ट करेंगे. समझ में आया? Many times your lifestyles can push you to strive for better life chances. समझ में आया? आज की दुनिया में हो रहा है, आप चादर से साइज से ज्यादा अपने आप को पहले फैलाते हो और चादर उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हो. दैट इज योर लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग योर लाइफ चांसेस. तो प्लीज मेक ए पॉइंट वेरी क्लियर कि बोथ हैव दैट रिलेशनशिप, और नेसेसिटी कहीं पे भी नहीं है आज. तो पीपल हु आर रिच कैन हैव पुअर लिविंग, पीपल हु आर पुअर कैन हैव रिच लाइफस्टाइल्स. क्लियर? यस सर. अरे गिफ्ट कौन कर रहा है यार? नीरज पहले ये बताओ जल्दी से, ये कहां पे मैटर है? कौन गिफ्ट कर रहा है? टेल मी, आई विल गिव यू माय नंबर पर्सनली, एड्रेस भी दे दे रहा हूं. कौन गिफ्ट कर रहा है? वैगनार गिफ्ट कर रहे हो आयुष, यही एक्सपेक्टेशन है तुम लोगों से मुझे. वैगनार गिफ्ट करोगे यार? देखो भाई क्या हाल है तुम लोगों का. मुझे लगा कोई गिफ्ट कर रहे हो भैया, कोई हो सकता है भाई बहुत पैसे वैसे हैं. अरे कोई इधर अंबानी या डानी या कहीं उसका कोई रिलेटिव तो नहीं है ना यार? बताओ, मैं थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दे दूंगा अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम गिफ्ट और समथिंग लाइक दैट. आफ्टर सिलेक्शन तो मेरी कृपा है, हाथ जोड़ के यशिका, मुझे कुछ गिफ्ट मत करना. आफ्टर सिलेक्शन अगर गिफ्ट करना पड़ गया तो करप्ट करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता हूं आप बनो वैसे. देना है अभी दे के निपटाओ. आफ्टर सिलेक्शन नहीं चाहिए मुझे कुछ भी आप लोगों से. ठीक है, चलिए. इज द रिलेशनशिप क्लियर सुनिधि? काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन काफी डायनामिक रिलेशनशिप है. तो थोड़ा बहुत कनेक्शन ध्यान रखना है तुम्हें सिर्फ. बट अगेन, लाइफ चांसेस, पैसे कमाने की कैपेसिटी है तुम्हारी, कितना कमाते हो, और लाइफस्टाइल कंज्यूम करने की कैपेसिटी है, कितना उड़ाते हो. ये दिमाग में वर्ड रख लेना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे किसी भी चीज के अंदर. ठीक? यस सर. अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे. ये सिर्फ एक वर्ड दिखा दे रहा हूं, जेनिटल पॉवर्टी. एंथनी गिडन्स और हार्लम्बस में ये वर्ड कई बार यूज हुआ है. कभी बाई चांस भूले भटके यूपीएससी दे दे ऐसा वर्ड, तो किसी बच्चा लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक? इधर मैंने सबसे बेस्ट इसका उदाहरण नीचे लिखा है, साई बीवी और गैंगस्टर के. You know, there are many people who actually become poor over a period of time, but their status remains extremely high. And this is specifically applicable to the people who belong to the royal or aristocratic lineages. You know, हम ठाकुर हैं, हम जमींदार हैं, we are nobles, we are dukes, we are राजा महाराजास, etc. Something like that. वो इंडिया में भी हो सकता है, वेस्ट में भी हो सकता है. वो लोग जो फेस करते हैं वो होता है जेनिटल पॉवर्टी. व्हाट इज दिस? टेक्निकली पोजीशन पैसों की खत्म हो गई उनकी. खत्म मतलब
कोई गरीब नहीं हो गए, ये याद रखना. दिस इज पॉवर्टी हियर इज अ मिसनोमर. दे बिकम पुअर when compared to their positions, but they still have the higher status. अब उस स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में क्या होता है, वो टेक्निकली गरीब होते चले जाते हैं. समझ में आया? यस सर. लोन लेने लगेंगे, ये लेने लगेंगे, क्योंकि वो राजाशाही मेंटेन तो करनी पड़ेगी ना. जुलूस निकालने पड़ेंगे, वो एक ऐसा सा कुछ रखना पड़ेगा, दिल बड़ा रखना पड़ेगा. That is developing to what is called as gentile poverty. Now what happens is, in order to maintain those lifestyles, people over a period of time actually become poor. This is so true for the people belonging to the royal, political or different types of zamindari lineages or aristocratic lineages. कभी word आए तो याद रखना. ये इधर क्यों यूज किया मैंने? इधर इनके स्टेटस के कारण इनकी पोजीशन दोनों में डिफरेंस है. क्लास में ये गरीब है, स्टेटस में ये काफी हाई होते हैं. व्हाट द पॉइंट? यस सर. अरे यार, अनिल अंबानी ले सकते हो, मतलब अब आई एम नॉट श्योर उनका स्टेटस कितना ही हाई है. देखो, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी आर नॉट द राइट एग्जांपल्स हियर. पैसे के मामले में राइट एग्जांपल्स है, बट वो स्टेटस के मामले में इट्स डिफिकल्ट. वो ऑनर और प्रेस्टीज, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर वेदर दे कैरी. टाटाज एक ऐसा है जिनका एक ऑनर और प्रेस्टीज इंडिया में हम थोड़ा बहुत मान के चल सकते हैं. This is at the best. I'll not use Ambani's and other examples. Or yes, you can mention this in poverty also. Ethics में भी mention कर सकते हो, in fact. ठीक है. नितेश, आपकी क्लास सफिशिएंट रहेगी, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पढ़ें? यार, हरलम्बस पढ़ लो, ज्यादा बेटर है. जॉर्ज रिट्जर और हरलम्बस आई थिंक पढ़नी चाहिए आपको, बिकॉज देयर कुड बी इट्स ऑलवेज बेटर. आई थिंक यू शुड स्टडी दोस टू बुक्स यार. ठीक है. अरे, अंबानीज आर करप्ट. अब तुम लोग चालू हो जाते हो, अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तुम लोग. ये बड़ी प्रॉब्लम्स है. अरे भाई, अंबानी कितना भी करप्ट हो, इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, इंटरनेट का टेक्निकली वो लेके आया है. If the Ambanis wouldn't have existed, the e-governance of India would have fallen apart. सीरियस बता रहा हूं. ये latent function of Ambani's Jio. सीरियसली, इंडिया के अंदर इंटरनेट का रेवोल्यूशन जियो लेके आया. एंड यू नो, सम टाइम अगर लाइफ में कभी मौका मिला, 4-5 महीने बचे, कुछ ऐसा सा रहा, सोर्सेज रहे, इस पे एक रिसर्च जरूर करूंगा मैं कि कैसे इंडिया का एक्चुअली ट्रू टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन जियो से आया. जियो से इंटरनेट जी गया इन इंडिया. जियो से ई गवर्नेंस जी गया बिकॉज ऑफ जियो. नहीं तो अपने ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव शायद बहुत पहले तक कब्रों में दफन हो चुके होते. बट एनीवेज, विल नॉट गो टू दैट. अब सुनिधि, एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है? यस सर. चलिए यहीं पे देख लेते हैं. Whenever you are talking about class and status, इन दोनों के कंपैरेटिव मोड्स पे कभी समझना पड़ेगा. इज नोबडी शुड गिव अ चैट नाउ. ध्यान से सुनो, एकदम इंपॉर्टेंट. ठीक है, चैट बंद हो एकदम. क्लास और स्टेटस व्हेन यू स्टडी, तुम्हें क्या लगता है कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आज? So I think class is emerging very strongly in the modern society, but we see also that there is class within status groups present, and Class within status group. Okay. yes sir, I mean there is an overlap also between the two, and both are also developing very strongly in their separate dimension. No. I know both are relevant. मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपको. My question is different. Which according to you is more stronger? You have to take a stand here. दोनों में से तुम्हारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग कौन सा है?
दोनों है वो अलग बात है। एक दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है तुम्हारे हिसाब से? So I will go with class. पैसा ही पैसा सुनी दे, पैसा ही पैसा। क्यों भाई बताओ? Yes, sir. अरे क्यों भाई? Okay, sir. Sir, because since there is in the modern society we are seeing that the proliferation of classes is happening a lot, and as we said that lifestyles are driving to have better life chances, so people are striving more to achieve those lifestyles, and hence they are focused more on the economic aspects. Right. So according to you, because of proliferation of class, and because people today want better lifestyles and other things, they always try to strengthen their class positions, right? Yes, sir. This is Yes, what you sir. meant? Yes, sir. चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं मैक्स वेबर ने क्या कहा। इफ यू रिमेंबर, मैंने बहुत रेयरली आपको कभी कहीं ना कहीं बोला होगा, मैक्स वेबर एक्चुअली नेवर टेक्स एनी स्टैंड, राइट? Yes, sir. There is only one place, or technically two places, he took the stand, and this was here when he discusses about class and status. Everybody remember this line. According to Max Weber, status would replace class. ध्यान से समझना, स्टेटस एक टाइम के बाद में क्लास को रिप्लेस कर देगा। Did you got the point? Yes, sir. Class He said. would be आते हैं समझ में आएगा। According to Max Weber, class would be replaced by status in the modern times. अब ध्यान से समझना क्या कहते हैं ये। हुआ ये मॉडर्न सोसाइटी में दैट क्लास, पॉइंट आपने सही बोला, एनालिसिस रॉन्ग कर दिया आपने। द क्लास is decomposed, means one class gets divided into multiple classes. याद है proliferation? Yes, sir. When a class gets divided into multiple classes, do you accept this? Because of this decomposition, class consciousness would fall. Let's assume Yes, sir. 5 of us are all in the same class. Rich people, we are all rich people, or any 5 of us. Maybe Ritesh, Neeraj, Ayush, Eti, me, and Sunidhi. All of 5-6 people are in rich class. Weber says you people would be divided into different classes then. ये रिच क्लास अपने आप में डिवाइड हो जाएगी, कोई सुपर रिच हो जाएंगे, कोई अपने आप से कॉम्पीट करने लगेंगे, अब एक दूसरे से कम्पीट करने लगेंगे, एंड दीस पीपल वुड गेट एक्चुअली डिवाइडेड। When we get divided, our consciousness would fall and our cooperation on the basis of that would reduce. And when this class weakens, Weber says at the same time, this would become more strong. People would become more conscious of their status identities. एक तरफ स्टेटस कॉन्शियसनेस स्ट्रांग होगा मॉडर्न सोसाइटी में, क्लास कॉन्शियसनेस वीक होता रहेगा, और एक समय आएगा वेबर के हिसाब से स्टेटस जो है इससे रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी स्टेटस जो है इसको रिप्लेस कर देगा, क्लास खत्म हो जाएगी, स्टेटस आके
क्लास को रिप्लेस कर देगा। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कभी भी किसी ग्रुप को स्टेटस ग्रुप, फुल अटेंशन, किसी भी ग्रुप को अगर स्टेटस ग्रुप बोला जाता है, इफ यू वांट टू मेक एनी ग्रुप एज इफ यू वांट टू सी दैट वेदर एनी ग्रुप इज having that can be called as a status group or not, in order to largely become a part of a status group, you should always be conscious of your status position. You would always be conscious, ये हमारा स्टेटस है, नहीं हम ठाकुर है भाई, हम ये हैं, हम ये है। अगर स्टेटस कॉन्शियसनेस नहीं है तो आप स्टेटस ग्रुप नहीं हो। और जस्ट लाइक इन ऑर्डर टू बिकम अ क्लास ग्रुप, one would have to be conscious about class position, right सुनिधि? Yes, sir. आपको क्लास पोजीशन के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा। अब हो ये रहा है कि इस क्लास के अंदर स्टेटस आ जाता है, मतलब जो ये क्लास पोजीशन है, जो हमने देखा सुपर रिच लोग जो हैं, जो मैं, सुनिधि, नीरज और रितेश और ये हम 5 लोग जो है, इस सुपर रिच के अंदर क्या हो रहा है, इनमें डिवीजन आ जा रहा है। कैसे? भाई तुम्हारा स्टेटस हमसे कम है। पांचों के पांचों सेम क्लास में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अपना स्टेटस अलग मानते हैं वो लोग। तो क्लास के अंदर स्टेटस घुसने लग गया मॉडर्न सोसाइटी में। तो अंबानीज में बी इक्वल टू अडानीज, बट दे मे हैव अ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ स्टेटस. They would more gel up with their respective status group and they will not gel up with their respective class groups. समझ में आया? Yes, sir. कुछ लैग आ रहा है क्या? Yes, sir. No, sir. Okay. Am I audible? ठीक है, right. So Yes, sir. वेबर के हिसाब से इन मॉडर्न सोसाइटी स्टेटस ग्रुप वुड बी मोर स्ट्रॉन्ग एज पीपल वुड बी कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेटस आइडेंटिटीज, बट पीपल वुड नॉट बी कॉन्शियस अबाउट देयर क्लास आइडेंटिटीज। अब इसका जीता जागता एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। मान लो 5 जाट हैं, ठीक है? राजपूत है, अहीर है या ब्राह्मण है। पांचों में से 5 अलग अलग कैटेगरी के क्लास में बिलोंग करता है। एक 500 करोड़ रुपए का है, एक 200 करोड़ रुपए वाला है, एक 20 करोड़ वाला है, एक 5 लाख वाला है, कुछ ऐसा, ठीक है? चाहे क्लास का कितना भी डिफरेंस हो, दे वुड ऑलवेज रिमेन यूनाइटेड, क्योंकि वो सारे के सारे जाट हैं। इज द पॉइंट क्लियर? क्लास उन्हें डिवाइड नहीं कर पाएगी, स्टेटस उन्हें साथ में लेके आ रहा है। और अब मान लो 4 अलग अलग जातियां हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्र, ठीक? ये 4 अलग अलग जातियां, चारों के चारों एक ही बराबर के पैसे रखते हैं, 500 करोड़ के मालिक है, सुपर रिच, बट फिर भी चारों एक दूसरे से डिवाइडेड होंगे अपनी जात के बेसिस पे। नहीं, वो एक दूसरे, नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं थोड़ी ना आपके साथ खाऊंगा। एग्जाम्पल दिया मैंने। स्टेटस ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया मॉडर्न सोसाइटी में वेबर के हिसाब से, क्लास एक्चुअली लेस इंपॉर्टेंट हो गया। एज पीपल आर नॉट यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास आइडेंटिटीज, पीपल गेट यूनाइटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफस्टाइल्स एंड स्टेटस आइडेंटिटीज। हिंदी मीडियम में वही हुआ था ना, ये जो मैंने पूछा अभी आपको। यस सर। ऐसा सबका बराबर था उस मोहल्ले में, मतलब लाइक वन ऑफ द सेम टाइप ऑफ मनी, बट लाइफस्टाइल अलग थी, तो वो पैसे वालों के साथ एक दूसरे से सेपरेट करते थे, सेपरेशन, भेदभाव। सो इफ एवर यू वुड हैव टू टॉक अबाउट वेबर, Weber is of the opinion that in modern society status has become more pronounced and status would उनके exact word बोलूं तो status would eclipse class as a form of stratification. तो क्लास खत्म हो जाएगा, स्टेटस ही रहेगा मॉडर्न सोसाइटी में। पक्का क्लियर? यस सर। क्लास से स्टेटस कमाया जा सकता है क्या? यस सर। स्टेटस से क्लास कमाई जा सकती है क्या? यस सर। दोनों तरफ हो सकता है। क्यों? पैसा ज्यादा है तो स्टेटस भी खरीद सकते हो आप, स्टेटस ज्यादा है तो पैसे भी कमाई लोगे आप, राइट?
Yes, sir. तो देखा था ना लास्ट टाइम हम लोग जब बैठ के डिस्कस कर रहे थे, कैसे कुछ लोग अपने आप को आईपीएस बता के पैसा कमाने लग जाते हैं लोगों से, मैं ये जॉब लगा दूंगा ये, तो आपने पैसा क्यों दिया उसे? बिकॉज ऑफ हिज और हर स्टेटस ऑफ आईपीएस ऑफिसर। तो स्टेटस से पैसा कमाया जा सकता है और पैसे से स्टेटस भी कमाया जा सकता है। तो many times you see na, many of the richest of the rich people, Shah Rukh Khans, Ambanis, Adanis, or someone like that, they often gain different types of honorary PhDs or doctorates, Yes, sir. giving the honorary degree of. So remember this point very clearly. तो ये था कुछ relationship. And अब last point with respect to Weberian understanding. So please remember class and status relationship. Today's 54 minutes roughly around, they are the most important part of this chapter. Remember this always, that there are multiple relationships present between class and status. One can influence each other, and there is a possibility that one may not influence each other. There is a possibility of any form of relationship which can exist. But one thing is very sure. One thing is very certain. One thing is well established and well accepted. That one would always lead to other is not a necessity. ये जरूरी नहीं है. People have lived their life and have completely lived their life till the last breath by having high class, low status, some vice versa. The last point is the party. According to Max Weber, stratification in the society not only exists in the forms of class and status, that is, societies are not stratified or ranked just on the basis of your honor or prestige or the economic positions of yours. But in society, many times the stratification also exists on the basis of party. The party in Weberian term is not necessary. He is not talking about political party. Party in Weberian terms refers to power struggle. Weber says power exists or power struggle exists in every sphere of society. It is not just that the power is present only in the political hemisphere, rather than power is present from individual to family to business to the level of state. Right, Sunidhi? Yes, sir. So Weber says power exists in every sphere of the society. And on the basis of this, to what extent you have this power, society can be further stratified. So beside talking about class and status as the basis of stratification, the people or the groups, sorry, not people, the groups in the society can also be ranked on the basis of access towards power. कितना power आप exert करते हो, that also can be used in order to rank you or your groups in the society. So those groups which have high collective bargaining power, they would have high powers in society. And there are people jinka bargaining power is low, therefore their power would be low in the society. Do you agree to this? Okay, society Yes, sir. can be stratified on the basis of access to power. Yes, sir. Example? So like for example, if we talk about women, we talk about representation in the sphere of the power, be it political or otherwise. Since they have lower power, the bargaining capacity is low. Okay, so what is the form of stratification which we are actually developing here? Okay, we are ranked on the basis of access to power. अरे सीधा सीधा ब्यूरोक्रेसी है ना, डीजीपी से लेके कांस्टेबल. This hierarchy is nothing but on the basis of your power and responsibility, right? Yes, sir. इंडिया में opposition versus ruling party, और पावर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कैबिनेट मिनिस्टर. उसके नीचे कौन आते हैं भाई, ये नाम भूल रहा हूं मैं थोड़ा सा. मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, देन कम्स मे बी डेप्यूटी मिनिस्टर्स, और मे बी कुछ हुआ करते थे सेक्रेटरीज या कुछ इस टाइप के से. There are different people, right, ranked on the what? On the basis of their power.
So in the society people would also be ranked on the basis of power. यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है. Bargaining capacity means your capacity to influence the decision. That's your bargaining capacity. Harshita, bargaining capacity means your capacity to influence the decisions in your favor. If you are able to do that, you have high collective bargaining power, and if you are not able to do that, your bargaining power is low. So whenever in a situation, if you are able to put your position and if you are able to influence the decision on the basis of your position, you are said to have high bargaining power. ठीक. For example, in a job interview when you go, भाई पैसा कितना लोगे? बोला सर this is no sir I'm sorry, this is what, see these are my credentials. Okay, ठीक है, done. So in that situation I can say you had a high bargaining power. Got it? Yes, sir. Workers का bargaining power कैसे बढ़ा? Because of trade unions. Trade unions helped in increasing the bargaining power. Civil society helps in increasing the bargaining power of the vulnerable sections. All that. But मुद्दा ये नहीं है, ये तो चलो समझ में आता है, ये बड़ा छोटा सा एक ऐसा सी कहानी है. Important point is now, according to Max Weber, society can be stratified on the basis of class, status, party or power. Right, Sunidhi? Yes, sir. थक गए क्या? No, sir. ठीक है. अब मुझे ये बताएगी सुनीति, ये पावर आता कहां से है? So dominant class. So the dominant class in the society. Why IAS the class and the status. Power. So because of their status. This power can come from your paisa. This power can come from status. And at the same time, obviously और भी जगह से आ सकता है. वेबर ऐसे नहीं बोल रहा कि सिर्फ इधर से आ रहा है. And this power can influence your class position. Class. And this power can also influence your status position. समझ में आया? वेबर ने सबको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से. तो वेबर says power exists in every sphere. Your power in your family may be because you are earning well. Your power in the family may be you are an IAS officer, your status or your paisa. And there is a possibility, once you gain some power in your family, you may increase your status and class positions both. So most of the time you see the government servants have the power because they capture certain important positions. And once they capture those important positions, many are able to fight the elections and capture the high status positions. And many may use this power in order to amass different types of wealth, improve their class positions. Is the point clear? Yes, sir. So Weber says society may be stratified on multiple grounds, but every dimension is connected with each other. सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. बट वो कनेक्टेड होने के बावजूद भी ऐसा कभी जरूरी नहीं है हाई क्लास, हाई स्टेटस, हाई पावर. इट कुड बी लो क्लास, हाई स्टेटस, लो पावर, हाई क्लास, लो स्टेटस, लो पावर. जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, यू डू द मैथमेटिक्स, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है ये. तो इफ यू लुक इनटू आईएएस ऑफिसर, high position in the power hierarchy, high position in the status hierarchy, low position in the class hierarchy. Class. If you look into some MNC, MD or CMD or XYZ, a very high position in the class hierarchy, and if he's a very famous personality, may have the high status or can also have low status, and may his position in the power hierarchy system be almost negligible. But there are big, people who have all the three things in their high hierarchies of positions. हर बच्चा is clear till here.
Yes, sir. Okay, thank you. Sunidhi, just for you people, can you make a comparative study of stratification of Karl Marx and Max Weber? So, yes, sir. I can try. Try. So, Marx Marxist theory, in the Marxist theory of stratification, we take class as the basis of stratification. On the economics perspective, we talk. And while if we talk about the Weberian theory, then there are three dimensions of stratification, which is class, status, and power. Karl Marx talks in the Marxist theory of stratification, the dysfunctions of stratification are being highlighted, whereas the Weber talks about the dimensions of the stratification and not about the role Perfect. of the stratification. Very good. Or? Sir, the Weber talks about the mobility in in the stratification. Okay. Hello. Sir, कोई बात yes, sir. Sir, Weber is not. बताइए. सर वेबर स्ट्रैटिफिकेशन के कॉज के बारे में भी नहीं हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं. ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉज, बट मार्क्स ने इकोनॉमिक्स को एज अ बेसिस बना के हैव्स एंड हैव नॉट्स में उन्होंने मतलब इसके बारे में हाईलाइट किया है. Perfect. Very well tried, Sunidhi. Really appreciate that. By chance, in some days, sometimes, if you come across such question, remember these 4 points here. Nothing. 4, 5 jite bhi hai. If you look into Karl Marx and Max Weber, इनका stratification का form जो है, they have given a different perspectives. मैं summarize कर रहा हूँ, and Trupti, do write this comparative mode in a box and give them. ठीक है. Comparison between Marx and Weberian theory of stratification. Both Karl Marx and Max Weber looks into the stratification from different perspectives, and as a result, provide us a quite different understanding about stratification, its functionalities, roles, and dimensions. When to Karl Marx, stratification was dysfunctional in nature because it represented a form of inequality. Weber stops from discussing the role of stratifications, rather dwells upon the dimensions of stratifications. Marx opines that the stratification in any society, wherever it exists, the stratification is always based upon the notion and functionalities, notion of class system. Whereas Weber opines that the stratification is extremely dynamic in nature and there are multiple bases upon which the society can be stratified, where he himself highlighted in his theory the 3 broad bases or dimensions of stratifications, that is class, status, and power. Hence, when Marx's explanation remains extremely monocausal explanation of stratification, talking or looking into stratification only from class perspective, Weberian dimensions of stratifications are much more dynamic and helps us in understanding the multifaceted stratification systems present in the society. Further, within their class as a form of stratifications, both are having different positions. तो पहले मैंने ओवरऑल कंपैरिजन किया, फिर क्लास एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में डिफरेंशिएशन आती है दोनों के बीच में. When Marx in his class as a form of stratification refers class to ownership of resources, Weber refers class to market position. Right, Sunidhi? Yes, sir. According to Karl Marx, in the class as a form of stratifications, there are broadly 2 categories of classes present: bourgeois plus proletariats, owners plus workers, owners and workers. Whereas
In the Weberian theory or classification of class as a form of stratification, there are 4 classes which are present: bourgeois, white collar, petty bourgeois, and proletariats or blue collar workers. Further, the relationship between classes, when you look into the Marxian perspective, Marx talks about that the relationship is always contradictory between classes, that owners and वर्कर्स वुड ऑलवेज हैव अ कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप, वो एक दूसरे से लड़ते रहेंगे हमेशा। ये मार्क्स का मानना है कि एक दूसरे से लड़ाई चलती रहेगी, वो खत्म नहीं होने वाली है, तुम कुछ भी कर लो। ठीक, एक दिन आएगा जब लोअर क्लास जो है पूरा रेवोल्यूशन ले आएगी, उस दिन खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी सिस्टम। But if you look into the relationship between these different classes in the Weberian context, Weber does not stress on the relationship between classes, be that positive or negative. Rather, Weber says that this relationship वो धीरे धीरे मॉडर्न सोसाइटी में वीक होती जाएगी, क्योंकि स्टेटस जो है ओवर पावर कर लेगा क्लास को। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। क्लास कॉन्शियसनेस वीक पड़ जाएगी, लोग अब स्टेटस पे ज्यादा फोकस करने लगेंगे, क्लास के बेसिस पे they'll not come together, they'll come together on the basis of status. And similarly, as far as the class as a form of stratification is concerned, Karl Marx and Max Weber both talks about mobility, but one talks about downward mobility, other talks about upward mobility. ये पूरा का पूरा कंटेंट तृप्ति would give you in the written format. अब ये 2 जगह याद रखना है, सुनिधि एंड अदर्स। कल अगर 10 मार्कर का एक क्वेश्चन आ जाए, कंपेयर क्लास ऑफ मैक्स वेबर एंड मार्क्स, ये आंसर है पूरा। सिर्फ क्लास का कंपैरिजन आ जाए तो इतना लिखना, और अगर स्ट्रैटिफिकेशन का है, पहले दोनों पॉइंट को ब्रॉडली कंपेयर करना, फिर स्ट्रैटिफिकेशन क्लास के बेसिस पे ही क्यों कंपेयर किया, क्योंकि ये क्लास ही देता है, इसलिए मैंने इसका क्लास का कंपैरिजन इधर से कंपेयर कर दिया आफ्टर राइटिंग द ओवरऑल कंपैरिजन। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Could be used at 2 different places, one at the class, other at the form of stratification. अब स्टेटस के बेसिस पे भूले भटके यूपीएससी को लगे कि गीला कपड़ा करके स्टूडेंट की बैंड बजानी है, तो यूपीएससी किसी दिन ये सवाल पूछेगा, कंपेयर वेबर एंड मार्क्स ऑन स्टेटस, और उधर तुम्हें झटका लगेगा, यार मार्क्स का तो सर ने कुछ स्टेटस बताया ही नहीं, राइट? मार्क्स ने स्टेटस को अलग से कभी कंसीडर ही नहीं किया है। मार्क्स क्या कहते हैं? स्टेटस इज द रिजल्ट ऑफ क्लास। जितनी तुम्हारी क्लास पोजीशन है वैसा तुम्हारा जीवन में स्टेटस होगा। वेबर क्या कहते हैं? नॉट नेसेसरी। क्लास में बी हाई, status would be low, vice versa, vice versa, vice versa. Got it? Yes, sir. दोनों में सिमिलैरिटी क्या होगी? दोनों ने क्लास के डेथ की बात की है। एक प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन से खत्म हो जाएगी क्लास, एक स्टेटस के कारण से क्लास खत्म हो जाएगी। और खत्म दोनों करने के लिए बोल रहे हैं, मैंने डिफरेंस में नहीं लिखा है ये, मैंने लिखा है कि डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस, even Max Weber and both Max Weber and Marx, although take different grounds, but they both believe that class would be replaced in the modern societies. When one talks about because of status replacing the class, other talks about because of equality replacing the class positions. ये लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, बट ये याद रखना, मार्क्स के लिए देयर इज ऑलवेज अ डायरेक्ट कोरिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड स्टेटस। हायर द क्लास, हायर द स्टेटस, सिंपल एज दैट। पक्का क्लियर? यस सर। और एक पॉइंट याद रख लेना, बाय चांस कंफ्यूज हो रहे हो, कार्ल मार्क्स बोलते हैं क्लास डिटरमाइंस योर स्टेटस, बट कार्ल मार्क्स कभी उल्टा नहीं बोलेगा, स्टेटस डिटरमाइंस योर
क्लास नो। वेबर ये भी बोल सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप्स है। और द पॉइंट। Yes, sir. अब आते हैं मुद्दे की बात पर। चलिए सुनिधि आंसर कीजिए। तीनों थियरी में कौन सी ज्यादा रेलेवेंट है, कौन सी ज्यादा वैलिड है, कौन सी ज्यादा एप्लीकेबल है, जैसा करना चाहो। मैं 2-5 मिनट सबका आंसर लेने के लिए ले सकता हूं। यस, वेबर बोल सकते हैं Okay, नीरज। sir. वेबर कैन से स्टेटस कैन डिटरमाइन योर क्लास। So shall I tell? यस, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। Uh, Out of three, which is more valid to explain modern stratification? आज के दफे का stratification. Out of these three yes, theories, sir. which can explain better? एक और Sir, if we want, हाँ बताओ। if we want to study the dimensions, then Max Weber will be more relevant. हाँ, But if we want to talk about the functions, then we can look from the functionalist perspective. And if we want to look at the dysfunctions, then Marxist will be more relevant. None is like यार talking about the. मुंह की भाषा छीन लिया आपने तो इस बार यार। वो सुपर, रियली गुड। Thank you. I mean, yeah, this is how I actually would have attempted this. मैं जब भी ये डिस्कस करता हूँ always keep this in mind कि रियलिटी में तीनों की रेलेवेंस डिपेंड करती है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर प्लानिंग टू स्टडी। कैन यू स्टडी द डिमेंशंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन फ्रॉम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव? No, sir. कैन यू स्टडी द डिमेंशंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन फ्रॉम मार्क्सियन पर्सपेक्टिव? No, sir. Can you study the role of stratification from Weberian perspective? No, sir. So if your research goal is, or if you are evaluating on the basis of how is the stratification operating, then you would have to choose from functionalist or Marxist. But if your goal is to understand what are the bases upon which the stratification exists, then Weber remains the only alternative with you. What the point? Yes, sir. तो वेबर के लिए स्टैंड लेना इजी है इफ योर डायमेंशन इज समथिंग व्हिच यू वांट टू स्टडी। बट इफ यू वांट टू स्टडी द रोल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, किसका साथ दोगे, मार्क्स का या फंक्शनलिस्ट का? सर फंक्शंस हमें पता चलते हैं फंक्शनलिस्ट से, बट डिसफंक्शंस हमें पता चलता है मार्क्सिस्ट से। नहीं, अगर आपको रोल देखना है तो आप किसके साथ हो कि यार आज, क्योंकि देखो ये मैंने आपको हर बार बताया। सर फंक्शनलिस्ट। ओके, फंक्शनलिस्ट के साथ। यस, Yes, शायद sir. वो भी फंक्शनलिस्ट के साथ जाता डिस्पाइट इट्स नेगेटिविटी। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू टेक अ स्टैंड हियर। Which one would choose depends upon what one aims to study. Whether the aims are dimensions, functions, or dysfunctions. If your goal is to look into the problems of stratification, then the Marxian theory remain the most appropriate mechanism. If your goal is to understand the positives of the stratification, then functional theory would be more suitable. And if your goal is to understand the basis of stratification, then the Weberian theory would be more suitable. Overall, अगर कभी stand लेना पड़े तो I would go with Weber and functionalist. Why? There are the reasons I have mentioned there. I'll go with Weber because Weber helps us understand that stratification is dynamic in nature. और मॉडर्न सोसाइटी के अंदर we see that there are multiple dimensions of stratification like ethnicity, religion, class, status, gender, caste, power, etc.
All those dimensions can be taken into account if we look into the Weberian theory. तो वेबर की चॉइस इसलिए है मेरी मॉडर्न सोसाइटी में that this guy would help us in better understanding the dynamic reality of the stratification, which is the part of modern world. And this part is chosen because if one has to look into the operations or role of stratification, then both Marx and functionalist can help us in understanding the stratifications. But when a choice has to be made, I am preferring functionalist theory of stratification because of the following reasons. Why? In the modern society, people are not rebelling against unequal power, or are they? No, sir. We accept each other's power. Okay, you have one. So whenever the election happens, what the opposition party says, yeah, we accept के ये जनता जनार्दन का verdict है, हम इसे accept करते हैं, हम इसे ये करते हैं, we this that this. Whenever we are looking into our own selves, we do not reject the power of others. We often say that यार उन्होंने मेहनत की है, वो वहां पहुंच गए, बात खत्म. Second, economic reward may not be the most important reward, but yet in the developing world like that of country like India, economic reward still dominates among all other rewards in the society. Do we agree to that? Yes, sir. कि मान लेते हैं भाई सिर्फ इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए काम नहीं करते हैं लोग, और बहुत सारी चीजें मोटिवेट करती है, लेकिन अगर हम जनता की बात करें, कॉमन मैन की, तो वो हायर ऑर्डर नीड्स मोटिवेट तब कर रही है जब आपकी इकोनॉमिक रिवॉर्ड सेटिस्फाइड हो चुकी है. और द पॉइंट. Yes, sir. तो याद है ना वो फेमस कहावत, भूखे पेट भजन नहीं होता है, राइट? Yes, sir. ऐसा सही कहावत है. Yes, sir. ये हायर ऑर्डर जो नीड है ना, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ओरिएंटेशन, ये आदमी को तब आता है जब वो बहुत मोटा पैसा कमा चुका होता है इस दुनिया में, तब वो जाके थोड़ा सा इनवर्ड, वो 1-2-5% लोग हैं जो बचपन से ही शायद कुछ एक और दिशा में चल रहे हैं, कोई साधु बना, कोई संत बना, कोई ज्ञानी बना, कोई साइंटिस्ट बना, बट उन कुछ एक्सेप्शन के बेसिस पे आप ये नहीं नकार सकते कि इकोनॉमिक रिवॉर्ड मोटिवेटिंग फोर्स नहीं है यार. इट स्टिल रिमेन्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of motivating a person to walk towards a desirable goal. And second, in all societies stratification exists is the proposition of functionalist theory. Marxists do not believe that stratification exists in all societies. And when a comparison is made between both of them, this looks more empirically true when compared to the Marxian exceptionalism of primitive and communism, whose empirical evidences still cannot be precisely determined. And as a result, जब रोल की बात आएगी तो मैं फंक्शनलिस्ट को चूज करता हूं, बिकॉज मॉडर्न सोसाइटी में ये ज्यादा बेहतर तरीके से मेरे सिस्टम को एक्सप्लेन करके चले जा रहा है. और वेबर के अलावा I do not have an alternative. If I want to know on how many bases the societies are divided, this guy is the only basis. अगर वेबर और मार्क्स के बीच में चूज करने का पोजीशन आए तो क्या करोगे? Sir, again it would depend, but I'd go with Weber. According to Marx, class is the only basis of stratification. According to Weber, there are dimensions of stratification. सिर्फ यही एक रीजन है, I'll go with Weber. Got the point? Yes, sir. Yes, sir. कि रियलिटी में वेबर हमें बहुत सारी चीजों को समझने में हेल्प करेंगे. Can you understand race as a form of stratification from Marx? No. Weber? No, sir. Yes. Can you understand ethnicity, religion, status, gender, culture, religion? वेबर से समझ में आएगी. क्यों? वेबर बोलते हैं बहुत सारे डिवाइजन्स है समाज के अंदर. तो वेबर हमेशा सुपीरियर रहेगा मार्क्स से. अगर मेरे को स्टैंड पेपर में लेना पड़ा, पर्सनली आप चाहो उसे एक्सेप्ट कर लो, दैट्स योर चॉइस. और अगर फंक्शनलिस्ट और मार्क्स में लेना पड़ा तो मैं फंक्शनलिस्ट की तरफ जाऊंगा, बिकॉज दे आर मोर प्रैक्टिकल एंड देयर एविडेंसेस आर सीन इन द मॉडर्न टाइम्स. द एविडेंसेस ऑफ मार्क्सियन थियरी स्टिल समथिंग व्हिच रिमेन्स अ डिबेटेबल.
मार्क्स को नहीं चूज करूंगा, वो तीनों कहानी क्या है पता नहीं यार ये। So वो ठीक है, तीनों खाने चित्त है। तीनों खाने चित्ता, ये बहुत बढ़िया था भाई। Is there no critique of Weber's theory? There is a critique. There is a critique. Status has not replaced class in the modern society. Got it? जो मैंने बोला था ना, शायद मैंने अभी थोड़े नहीं बोला क्या ये? No sir. Weber says class would be replaced by status. Adamantly खत्म हो जाएगा ये. In reality, we see the class has not been replaced by status. Class still remains an important force of stratification, जो हम यहाँ पे भी देखते हैं. तो मेक अ पॉइंट, यस, वो एक बहुत सॉलिड क्रिटिक है वेबर का, साहब ऐसा नहीं हो रहा है. चलिए, सो दीज वर द थियरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशंस. आई होप यू अंडरस्टूड दीज थियरीज वेल. किसी का कोई डाउट है मुझे अभी मैसेज कर दे फटाफट. आई विल गो टू द नेक्स्ट थर्ड डिमेंशंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. सबसे पहला डिमेंशन स्टार्ट करूंगा, जेंडर एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. अब जो जितना चीज अब बोलूं, ये तुम्हारा ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें रेलेवेंट नहीं है. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, GS1, सोशियो 1, सोशियो 2, ऐसे जितने पेपर है सिविल सर्विसेज में, सब में यहाँ से कंटेंट लगेगा तुम्हारा. ठीक. बट फॉर सम पीपल क्लास कैन बी स्टेटस, और या इट कैन बी स्टेटस, बट वेबर ने क्या बोला, खत्म हो जाएगी क्लास. वो नहीं हुई, वो तो प्रॉब्लम आ गई. समराइज कर दीजिए, क्या कर रहे हो यार गाइस, किसको समराइज कर. चलो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कंपैरिजन वाला समरी. Out of the three theories which we have studied, although the relevance of all the theories, the absolute relevance of all the theories may not be present in the modern 21st century, as all these theories have certain limitations inbuilt in themselves. But however, if one has to choose between these three theories in order to understand the modern system of stratifications, in such context, none of the theories would suffice by itself. The choice would completely depend upon the subject matter of research. That is, if the goal is to study the dimensions of stratifications, then the Weber would look more appropriate. And if the goal is to study the role of stratifications, then a choice has to be made between functionalist and Marxist view of stratification. Within the functionalist and the Marxist view of stratification, although both have its suitability and limitations, the explanations of functionalists are more resonating in contemporary times. As we often see that the functionalist theory's advocacy that stratification is universally present in all the society is more empirically true than the Marxian understanding of a society is possible without stratifications. Second, the functionalist theory opinion that unequal rewards would not be rebelled by people is a clear reflection is operating in the contemporary time, as people, rather than rebelling against the people getting higher wages, higher salaries, higher power, they are accepting the authority of the people in the higher positions. Hence, the functionalist theory of stratifications is more in operation in contemporary time in comparison to the Marxian theory. And as far as the dimensions of stratification has to be understood, then one can choose between Max Weber and Karl Marx. But if a choice has to be made decisively between both, then Weber would dominate over Marx, as Marx at the best can help us in understanding only one dimension of stratification, that is class. Weber can help us in understanding the multi-dimensional stratification present in the modern times. Clear? Depends upon Yes, sir. slide ये है. Dimension पे क्या पढ़ना है तुम्हें? Dimension पढ़ना है, functional पढ़ना है, dysfunctional पढ़ना है. ये है वो stratification वाली slide. तो सुनिधि, Yes, sir. दोनों टॉपिक हाईलाइट हो गए. Yes, sir. अब आते हैं स्ट्रैटिफिकेशन के थर्ड टॉपिक में.
क्या यार अमनदीप, upward mobility. Yes, Weber talks about upward mobility. Yes, he always talks about upward mobility. क्योंकि वेबर बोलते हैं पेटी बूर्जुआज व्हाइट कॉलर बनेंगे, और रिवर्स के अंदर उन्होंने नहीं बोला, एंड दैट्स द रीजन वेबर टॉक्स अबाउट एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास. तो यस, ही वुड ऑलवेज टॉक अबाउट प्रोलिफरेशन ऑफ क्लास, नॉट प्रोलेटराइजेशन. एम्बूर्जुआमेंट एक टर्म आता है बट नहीं यूज करूंगा अभी. चलिए, नाउ द पॉइंट इज डिमेंशंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. कितने डायमेंशंस है स्ट्रैटिफिकेशन के सिलेबस में? So in syllabus, हाँ. sir, 6. कौन Sir, कौन से? class, status, sir, class, status groups, gender. Sir, sorry, 5 है. Class, status groups, gender, ethnicity and race. ठीक है, तुमने 6 बोला, प्रिया ने भी 6, कृष्णा ने भी 6. देखो, ये देखो इनको, देखो भाई, बढ़िया चल No, रहा है. sir, 5 है, sir. Sorry, sir. नहीं नहीं, चलो ठीक है, बाकी सब सीधा सीधा 6 डाल देते हैं उधर. ये लो 6. ठीक है, 6 डिमेंशंस है स्ट्रैटिफिकेशन के. यूपीएससी का अगर पैटर्न देखें, बहुत रेयरली जेंडर एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन पूछा उसने, बहुत रेयरली. क्यों? क्योंकि वो 100% तुम्हें पेट्रियार्की पूछता है फैमिली के अंदर. तो वुमेन के 2, इस साल उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं वुमेन के ऊपर. स्ट्रैटिफिकेशन में डाला, फैमिली में भी डाला, पेपर 2 में भी डाला. अब चाहे तुम्हें पेट्रियार्की पूछे, पेट्रियार्की हम करेंगे अपनी जगह पे, जेंडर के जितना तुम्हारा कंटेंट है ये और फैमिली वाले पार्ट 2 जगह में डिवाइड करके हुए चलूंगा. तुम सारा जेंडर एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी से रिलेटेड सारा कंटेंट यहां लिखोगे, और ये सारा कंटेंट तुम्हें रिकॉल होना चाहिए whenever I'm going to do patriarchy and sexual division of labor. चैप्टर फैमिली में आता है patriarchy and sexual division of labor. तब ये कंटेंट याद होना चाहिए स्कॉलर्स के नेम के साथ. अब यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट बहुत है, ठीक है. Yes, sir. आपकी इच्छा हो उतने सोशियोलॉजिस्ट याद रखना, मैं नहीं बोल रहा हूं ज्यादा देने हैं, बस मेरा गोल ये है कि तुम्हें इतने जेंडर के सोशियोलॉजिस्ट पता हो, इतने जेंडर के सोशियोलॉजिस्ट पता हो कि एक पूरा 1000 वर्ड का ऐसे लिख सको तुम. बिकॉज वुमेन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर ऐसे, ऑफ योर एथिक्स, ऑफ योर केस स्टडीज, ऑफ योर पेपर 1 GS, और मे बी इट कुड बी अदर पेपर्स एज वेल. सोशियो में तो 100% एवरी ईयर मिनिमम 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा रिलेटेड टू सम डिमेंशंस ऑफ वुमेन. इस साल 60 मार्क पे चला गया वो. वुमेन इज ऑलवेज ऑफ 20 मार्क्स इन योर पर्टिकुलर सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. ठीक है. Yes, sir. नाउ लेट्स सी. स्टेटस ग्रुप को सेपरेट काउंट कर लिया. अरे स्टेटस ग्रुप तो सेपरेट ही है भाई. क्लास, स्टेटस, एथनिसिटी, रेस, जेंडर, ये 5 ही है. सेपरेट काउंट करोगे तो भी 5 होता है. देखो जस्टिफिकेशन देखो इधर लोगों का. ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, हो गया कोई दिक्कत नहीं है. बट सुनिधि, Yes, sir. थोड़ा सा आप समझो, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत. थोड़े टाइम Yes, पहले हिंदू के अंदर जूडिथ बटलर का आर्टिकल आया था ना, Yes, sir. उसको पढ़ाता हूं मैं इधर. जेंडर एक्ट्स, सिर्फ इस बार नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले भी जेंडर एक्ट्स के बारे में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है. कई बार ओरिएंटेशन सेशन में भी मैं जूडिथ बटलर यूज करता हूं. जेंडर एक्ट्स, बताइए क्या लगता है जेंडर एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन जब देखोगे आप, क्या महिलाएं, क्या जेंडर आज समाज में स्ट्रैटिफिकेशन का बेसिस है क्या? Yes, sir. Whenever I say that, It is a form of stratification. Wait. Whenever you read this word, gender as a form of stratification, it means what? हर बच्चा कान खड़े करके इसके मीनिंग अच्छे से समझेंगे.
Gender as a form of stratification, it means, is gender the basis of inequality in society? Got the point? Yes, sir. When I use the word race as a form of stratification, what does it mean? As a form of inequality in the society. क्या समाज में आज रेस के बेसिस पे इनइक्वालिटी है क्या? क्या ग्रुप रेस के बेसिस पे रैंक्ड हो रहे हैं क्या? क्या लोग जेंडर के बेसिस पे रैंक्ड हो रहे हैं क्या? ठीक है, Yes, sir. 1 अक्टूबर की शाम को, ठीक है, Yes, sir. मुझे रियलिटी में पता चला, आज तक पढ़ाया सिर्फ मैंने, ये दूसरा इंसिडेंट है मेरी लाइफ में, कि हमने वुमेन्स को कहीं एरोगेंट तो नहीं बना दिया है। क्या लगता है? नहीं गाइस, सब ध्यान से सुनेंगे एकदम, कोई कहानी नहीं है इधर, और पूरा जेंडर ही कहानी है। लिटरली ये कहानी है पूरी एक। मुझे लिटरली लगने लगता है कि आज वुमेन्स बहुत एरोगेंट हो गई है। कैसे? On first evening around 6:30, my son became a victim of a dog bite. ठीक है, तो मैं जैसे ही 9 बजे क्लास खत्म करके निकला, आई गॉट अ कॉल, तो 2 इंजेक्शन लग गए थे, एक और इंजेक्शन लगना बाकी था, वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके लगवाना था। आई वेंट देयर। चलो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सिचुएशन हमें पता है कैसे रहती है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है? वो आपको पहले मिस्टेक कराएंगे, फिर आपको झाड़ेंगे। एक्सपीरियंस किया है क्या? ये था एक Yes, टेप, sir. यहाँ पे है कुछ लोग बैठे हुए, बाबू साहिब, यहाँ पे है वो नर्स खड़ी हुई, यहाँ पे था मैं, माई सन वॉज विथ मी, माई ब्रदर वॉज विथ मी। अब इधर बैठ के इंजेक्शन लगते हैं, तो इसने बोला भाई साहब ये पर्ची जो है आप इनको दे दो। तो मैं ऐसे अंदर जाके इनको पर्ची, बाहर जाइए एकदम, पहले बाहर जाइए। ठीक है, फिर मैंने काउंटर, मैं बोला भैया आप पहले बताओ ना देना क्या है पर्ची, आप पहले आपको पर्ची दे, मैं क्या 4 फीट के हाथ लंबे करके आपको पर्ची दूं इधर? और लिटरली आई बिकम वेरी एरोगेंट समटाइम्स, 4 फीट के हाथ निकाल के आपको पर्ची दूं क्या? अब फिर वो थोड़ा सा राजस्थानी और हरियाणवी टोन में बोलने लगा, तो मेरा भी टोन वैसे ही हो गया। ये नर्स सडनली क्या कहती है, पढ़े लिखे गवार। तो बोला हाँ भाई, हम तो पढ़े लिखे गवार ही हैं, पढ़े लिखे तो आप ही हो इस दुनिया में, हम तो गवार ही हैं, जो आपके पास यहाँ पे खड़े होके शौक चढ़ा है हमें यहाँ पे आके इंजेक्शन लगाना आपसे। बोला अरे बदतमीजी कर रहे हो, यहाँ पे एक लेडीज खड़ी है, आप टच करके जा रहे हो। अरे बाप, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचा, यहाँ पे लेडीज खड़ी है, आप टच करके जा रहे हो। मैंने बोला मुझे शौक चढ़ा है आपको छेड़ना, यहाँ पे मैं मेरे बेटे के साथ यहाँ पे आके आपको बेटे का इंजेक्शन लगवाने के लिए बोल रहा हूं, आपको छेड़ने आया हूं यहाँ पे। 2 मिनट में पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। क्यों? कोई दूसरा जवाब था नहीं, कोई और दूसरा एस्पेक्ट था नहीं, मुझे छेड़ा इसने। उस नर्स का साइज देखोगे तो ये है, मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूं, और मैं उस हॉस्पिटल में उस गंदगी में एक लड़की को छेड़ने आऊंगा उधर मेरे बेटे के साथ। चलो छेड़ते हैं। वाह वाह, क्या किया उसने मेरे साथ? बाद में मेरे बेटे को थोड़ा सा इंजेक्शन दिया, उसके बाद 1 घंटे के बाद आइए आप। मैं बोला ये क्या है? बोला ये टेस्ट डोज है, बाई चांस कुछ हो। मैं बोला चलो भाई इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कॉल माई सिस्टर, बोला हाँ ये टेस्ट डोज होता है, अभी उसका छोटा है तो हो सकता है उम्र के कारण वो दे रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद 1 घंटे के बाद भी उसने मुझे 1.5 घंटे तक और चलाया। रात के 10-11 बजे, आई थिंक 12 o'clock आई रीच्ड माय हाउस। द पॉइंट इज नॉट अबाउट ब्यूरोक्रेसीज, ब्यूरोक्रेसी से अच्छे से पता है मुझे कैसे झेलना है। द पॉइंट इज उस औरत की भाषा बदल गई 2 मिनट के अंदर। वो चुप कब हुई? मैंने बोला मैडम अगर इतना छेड़ने वाला लग रहा है ना, ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए पड़े हैं, निकाल लो अभी सीसीटीवी कैमरा, मैं यहीं खड़ा हूं। तब जाके वो चुप हुई।
ये है फंक्शनैलिटी ऑफ सीसीटीवी कैमरा। अगर नहीं तो वो 2-3 भाषा और बोलती, 5 वार्ड बॉय आते, मेरी ही पिटाई होती उधर, मैं कुछ नहीं कर पाता, चाहे मैं आईएएस ऑफिसर ही क्यों ना हूं, कुछ नहीं कर पाता। बाद में केस लड़ते रहो, बाद में चीजें करते रहो, डजंट मैटर, कुछ नहीं होने वाला था उधर। वो सीसीटीवी कैमरा के चक्कर में मैं बैंड बजा सकता था पूरी हॉस्पिटल का। दैट वाज द पॉइंट। नहीं लगता सुनिधि कि ये बहुत ओवर, मतलब प्रॉब्लम ये हो गई ना, वुमेन का एम्पावरमेंट इधर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वुमेन्स आर एक्चुअली देयर ओन एनिमी समटाइम्स। कई बार वो Yes, sir. के कारण, और कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतना मिसयूज करते हैं राइट्स का कि दे एक्चुअली create more patriarchal men than the law is actually not creating. वो ज्यादा patriarchal men create करते हैं दुनिया Yes, sir. और शायद उसके चलते लोग patriarchal होते हैं। ये क्या बदतमीजी है यार, और patriarchal होते हैं men उसके कारण। और यही थी जो जुडिथ बटलर की थियरी है, जेंडर एक्ट्स। जेंडर इज नॉट समथिंग विच यू आर बोर्न विथ, जेंडर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू एक्ट, योर एक्ट्स डिटरमाइंस योर जेंडर। आऊंगा इधर, बट ये कहानी बतानी इसलिए जरूरी थी कि कोई भी रॉन्ग दिशा, और ये लिटरली एक्सपीरियंस है मेरा, 1 अक्टूबर का शाम को करीबन 9:30-10 बजे उस अंबेडकर हॉस्पिटल इन रोहिणी, दिल्ली। दिस इज द लिटरल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। अगले दिन क्या हुआ, और लिटरली उस दिन मुझे लगा भाई साला ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करना ही क्यों है, साला जाना ही क्यों है, इंजेक्शन मंगाएंगे घर पे लगाएंगे, इतना अफोर्ड कर सकता हूं मैं। मैंने उसके बाद हर इंजेक्शन मेरे बेटे के घर पे लगाया, क्यों जाऊं मैं, क्यों? फिर वो 1.5 घंटा झलाएगा मुझे, फिर वो खड़ा करेगा, वो पर्ची कटाओ, ये रसीद कटाओ। लेकिन उस दिन एक्चुअली दुख मुझे आई रियलाइज दैट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, तुम्हें रियलिटी में लाइफ का अपना महत्व पता चलेगा। जो स्ट्रेचर है ना वो लोहे के थे, ऐसे मरीज जा रहे हैं, दुख रहा है, रो रहा है, पता वो आदमी क्या बोल रहा है, लाइन में खड़े हो मैडम, लाइन में खड़े हो। एक लड़की रो रही है, चिल्ला रही है, लाइन में खड़े हो, दूसरे भी पेशेंट खड़े हैं, बात तो उसकी भी सही है, मैं नहीं बोल रहा हूं गलत है, बट वेट वाज दैट। ये माई हॉस्पिटल ऐप, मेरा अस्पताल, सब फालतू की बकवास है, कुछ नहीं है, गंदगी पे गंदगी। अंदर एक चाचा बैठ के बढ़िया से बीड़ियां फूक रहे हैं उधर, बताओ, गजब सिस्टम है। लोग माँ बहन की गालियां दे रहे थे, पेशेंट उनसे लड़ रहा है, वो उनसे लड़ रहा है। ये हॉस्पिटल है या जेल है? I don't know. और अगर ऐसे सिस्टम में, ऐसी जगह में रॉन्ग तरीके से किसी का एम्पावरमेंट हो जाए तो याद रखना, जेंडर इनइक्वालिटी वुड बी रिप्लेस्ड बाय जेंडर इनइक्वालिटी। समझ में आया? Yes, sir. मेन के डोमिनेशन को आप वुमेन के डोमिनेशन से रिप्लेस कर रहे हो, तो ये पूरे के पूरे नेक्स्ट 2 दिन के डिस्कशन का एसेंस बताया मैंने तुम्हें। इन इंडिया जेंडर इनइक्वालिटी इज रियलिटी। द ओनली थिंग विच इज फास्ट चेंजिंग इज when earlier patriarchy, that is men dominated over women, today men still dominates over women, but the women have started also dominating over men, which is called as reverse sexism. तो इनइक्वालिटी से इनइक्वालिटी ही आई है इंडिया में, इक्वालिटी अभी तक नहीं आई है। तो इस जेंडर a form of stratification? Yes, my lord. Gender remains one of the most universal form of stratification throughout the world. The only difference is of flavors, degrees. There is no society which is free from gender inequality. हर बच्चा यहां तक मेरे साथ है। कंक्लूजन यही रहेगा तुम्हारे जीवन में, चाहे वो गोल्ड थ्रो कुछ भी बोल के क्यों ना चले जाए, वो आदमी साफ साफ झूठ बोल रहा है। वो बोलेगा खत्म हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। पकड़ के मत बैठ जाना किसी स्कॉलर को, और कंफ्यूज मत होना, सर अभी आपने ये बताया था, मैंने कुछ नहीं बताया, मैं इधर आपको स्कॉलर्स बताऊंगा किसने क्या क्या बोला है। कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, बट फैक्ट इज दिस,
it is still the reality of society. बड़े सुनिधि आगे. Yes, sir. अब बताइए सेक्स और जेंडर का डिफरेंस क्या होता है? सेक्स सेक्स जो है वो एक मिनट इधर सेक्स एज अ डिमेंशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन क्यों नहीं यूज किया गया, जेंडर क्यों किया गया? सर जैसे हम जब इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे तो हम डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, और जब उसमें सोसाइटल नॉर्म्स इंक्लूड हो रहे हैं तो वो इनइक्वालिटी बन जा रहा है. सर सेम यहाँ पे वो सेक्स और जेंडर के साथ है. सर सेक्स वो नॉर्मल बायोलॉजिकल डिफरेंस है, बट जेंडर में इनइक्वालिटीज ऐड हो गई, सोसाइटल नोशंस, नॉर्म्स. दिस इज सोशल, दिस इज नेचुरल. ये एक सिर्फ डिफरेंस होता है. बॉय है, गर्ल है, मेन है, वुमन है, एक्सेट्रा. ये एक्चुअली कंप्लीटली सोशल है. अब अगर वर्ड जेंडर ही सोशल होता है तो इज देयर पॉसिबिलिटी कि जेंडर इनइक्वालिटी नेचुरल हो सकती है? सर अगर हम सिंपली बायोलॉजी के बेसिस पे अगर डिफरेंस करें उसको जेंडर मान के, तो यस सर, जैसे कि हम नेचुरली रोल्स एलोकेट कर देते हैं कि बिकॉज वुमेन एक्सप्रेसिव एंड मेल लाइक इकोनॉमिक और इंस्ट्रूमेंटल. सही है. अब व्हेन यू लुक इनटू जेंडर एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, यस, इसको किसी ने नेचुरल तरीके से भी पढ़ा है. पूरा का पूरा जेंडर एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, इफ आई सी, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड 3 डिबेट्स. ये 3 डिबेट याद रख लेना. 3 डिबेट है इस पूरे टॉपिक में. जेंडर इज एन नेचुरल कंस्ट्रक्ट, इसको रिजेक्ट किया गया, और सेकंड डिबेट आया सोशल कंस्ट्रक्ट, इसको रिजेक्ट किया गया, और लास्ट डिबेट आया यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट. पहले ये माना जाता था, फिर कुछ लोगों ने इसे रिजेक्ट किया, दिस रिजेक्ट दिस, और फाइनली आज यहां पे है स्थिति कि दिस इज द अल्टीमेट एक्सेप्टेबल पॉइंट ऑफ डिबेट कि जेंडर इनइक्वालिटी इज अ यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट. इनका मीनिंग क्या है, इनका डायमेंशन क्या है, देखेंगे. बट आज ये है प्रिवलेंट ओपिनियन in all the social sciences with respect to the gender relationships or with respect to the gender studies. ये थे एक टाइम के अंदर, बट ये रिजेक्ट हो गए. आज माना जाता है इसके ऊपर. तो पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर एज ए नेचुरल कंस्ट्रक्ट. क्या मतलब होना चाहिए सुनिधि? सर नेचुरल बायोलॉजी के बेसिस पे जो डिफरेंसेस करते हैं कि अ मैन इज अ मैन, सो बिकॉज ही इज अ मैन तो उसका ये रोल होना चाहिए सोसाइटी में, लाइक टू गो आउटसाइड एंड वर्क एंड अर्न एंड बी प्रोवाइडर फॉर द फैमिली. परफेक्ट, ठीक है. एसेंस वो है, मैं थोड़ा सा बेटर वर्ड में दे देता हूँ. यस सर. When you say that gender is a natural construct, you are trying to say that gender inequality is natural. The gender inequality is not created by society as such. It is because of the natural features of the genders. The people are having unequal positions in society. There was a time in the initial phase when people opined that gender inequality is the result of biology or biological features, where the women are physically weak and men are physically strong. And because of their biology,
since their strength or degree of strength varies, they are having unequal positions in society. Is the point clear? Yes, sir. तो एक जमाना था आज से करीबन मे बी सॉक्रेट्स और उन टाइम के अंदर 700-800 साल पहले, कुछ ऐसा, मोर देन दैट, 1000 साल पहले, लोग मानते थे कि जेंडर की जो इनइक्वालिटी है, कि व्हाई वुमेन्स आर प्लेस्ड लोअर एंड मेंस आर प्लेस्ड हायर, that is not because of any social reasons, that's merely because of their physical features, where women are physically weak and hence they would not able to largely perform the physically strenuous task, and therefore they were given those tasks which could largely be suiting their biological requirements, and men are more physically strong, therefore they would be going for different types of tasks which requires different types of physical strength as a primary requirement. Hence, whatever inequality which is present is nobody is creating that. God has created men and women like that, and that's the reason they are actually ranked in society on the basis of that. कोई दिक्कत सुनी थी यहाँ तक? No, sir. श्वेता, whether women are physically weak or not, wait करो यार, देखेंगे. सोशल कंस्ट्रक्ट में आऊंगा तो मैं आऊंगा उस पे भी, बट एक एक पॉइंट को समझो आप. तो इनिशियली यही लोगों का ओपिनियन था कि वुमेन्स दिस, मेंस दिस. व्हाई? This is your physical, because this suits your requirement, you'll able to do this, don't do that. अब बहुत सालों तक ये अंडरस्टैंडिंग चली, अब बहुत सालों तक, मे बी बहुत हजारों सालों तक, कि हम वुमेन्स आर दिस, मेन आर दिस. But then this particular ideology of gender inequality being because of their natural features was completely rejected. But अब किसी एक well established hypothesis को reject करने के लिए आपको चाहिए क्या? Evidences. To be very frank, counter evidences. Counter evidences क्या होगा? अगर आप ये प्रूव कर दो कि see there are many places where women are not considered as physically weak, then you can make the hypothesis fall. See, women's weakness is nothing but constructed mentality of society. It's not a natural features. Got it, Sunidhi? Yes, sir. This gender as a natural construct was then rejected by various anthropologists. एक एक थियरी पे आऊंगा. They started advocating gender is not the natural construct, gender is a social construct. सुनिधि एंड अदर्स बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकदम थोड़ा सा भी गैप ऊपर नीचे हुआ फंस जाओगे. अब सुनिधि Yes, sir. ये बताएंगे जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? Sir, it's not something that we are biologically, something that we are being continuously the act you are doing. ठीक है, थोड़ा सा वॉइस में ऊपर नीचे प्रॉब्लम है, नो इश्यूज. जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट मीन्स दैट जेंडर इनइक्वालिटी is the result of social values, social meanings and social interpretation. The natural body of women or natural body of men is not making them inferior or superior respectively. It is the interpretation attached by the society which is actually making the women's weak or men's strong. But यहाँ पे खत्म नहीं है ये मैटर. Gender as a social construct means that it is the society which determines gender inequality in society. कि समाज जो है इस जेंडर इनइक्वालिटी को क्रिएट करता है. अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, भाई ये कैसे प्रूव किया जाए? नहीं, कैसे तो आपको जेंडर नेचुरल इनइक्वालिटी वाले लोग आके क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट आर यू सेइंग? आई मीन नो, वुमेन फिजिकली वीक होती है इसीलिए वो है. अरे नहीं साहब, उसको फिजिकली वीक माना गया है नहीं.
अरे ऐसे कैसे मान लेंगे कोई लोग? कोई जगह है क्या जहां पे वो फिजिकली वीक नहीं मानी जाती है? राइट। अगर ऐसी कोई जगह मैं फाइंड कर लूं जहां पे वुमेन्स फिजिकली वीक नहीं थी, तो मैं प्रूव कर चुका रहूंगा कि देखो कुछ समाज है जहां पे वुमेन्स फिजिकली वीक नहीं है, तो अगर उस समाज में वो फिजिकली स्ट्रांग हो सकती है, तो नेचुरली तो वो वीक पैदा नहीं हुई ना, समाज ने बनाया। राइट सुनिधि? Yes, sir. अब हियर Yes. the most important scholar which can come to rescue is Ruth Benedict. रुथ बेनेडिक्ट एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टडी किया जूनी इंडियंस को, क्वाटिकल ट्राइब्स को, एंड शी केम आउट विद द स्टार्क फाइंडिंग दैट इन दीज ट्राइब्स, कौन से ट्राइब्स, चलो लिख दे रहा हूं, जूनी इंडियंस और क्वाटिकल ट्राइब्स को स्टडी किया गया, और रुथ बेनेडिक्ट अपनी फाइंडिंग में देखती है कि इन ट्राइब्स के अंदर वुमेन्स आर मोर एग्रेसिव and it is the women who go for hunting, and men are more submissive, and it is the women who go for domestic work. Sorry, it is the men who go for domestic work. In the study of Quatical tribes and Zuni Indians, Ruth Benedict proved that there are certain tribal societies where actually women are considered as fit for hunting, and it is the women who actually hunt for these societies, and men are the people who are actually doing their domestic works. They are more submissive in nature, they are more aggressive in nature. If the gender would have been natural construct, then even in such societies, women because of their biological features should have been weak, and men because of their biological features should have been strong. But that was not the case present in these Zuni Indians and Quatical tribes, which clearly shows that women and men are different from each other, and that difference is not making them superior or inferior. It is the society who is attaching meaning to these differences, making someone superior and making someone inferior. Is this clear, Sunidhi and others? And from Yes, this, sir. they proved that gender is not a natural construct, that because of the biological features, women are becoming victims of inequality and men are dominating. It's actually a social construct where it is the society who has given meanings to these gender, which is creating the gender inequality present in society. So Ruth Benedict की जो study है, that was an eye opener to, or it actually led to the demolition of natural construct ideology of gender. बात यहां पे खत्म नहीं हुई. शैरी ऑटनर बोलती है कि शैरी SHERRY, शैरी ऑटनर says that it is the culture which has led to gender inequality in society. क्यों? Culture is the one which actually provides the interpretations to the roles of men and women. Do you agree to this, Sunidhi? कि कल्चर ने वुमेन और मेन को अलग से डिफाइन किया है कि औरत क्या करेगी, मर्द क्या करेगा, क्या नहीं करेगा या क्या नहीं करेगी. Look into the world's religion. It is the world's religion who have actually provided different roles and duties and interpretations to the bodies or interpretations to the various genders in the society and have created that gender inequalities in the world. तो हिंदूज में महिलाएं क्या कर सकती है, मुस्लिम्स में क्या कर सकती है, या फिर ट्राइबल कल्चर में क्या कर सकती है, दैट अगेन वेरी डिफरेंट. साइमन डी बिवेयर, किताब का नाम है सेकंड सेक्स, बट इसको फिलहाल मैं साइलेंट मोड में रखूंगा. इसके बाद में
इसको मैं एक कार्डनियर की पर्सनालिटी के साथ कनेक्ट करूंगा, तो एक बार इसको साइलेंट मोड पे रहने दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर, किताब का नाम सेकंड सेक्स। एक सिंपल सा स्टेटमेंट बता देता हूं, द बुक स्टार्ट्स फ्रॉम द लाइन वुमेन्स आर नॉट बॉर्न वुमेन, दे आर मेड वुमेन्स। बट आऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा इसके ऊपर। इससे पहले लुक एट रोसाल्डो, एक फेमिनिस्ट क्या बोलती है, it is the interpretation to the biology of biology, then the biology in itself which is leading to gender inequality. Do we agree to that? Yes, sir. कि बायोलॉजिकली मैं अलग हूं वुमेन से, लेकिन वो उसके कारण मैं डोमिनेट नहीं कर रहा हूं। मेरी बायोलॉजी को सुपीरियर बता दिया गया, महिला की बायोलॉजी को इंफीरियर बता दिया गया, और ये इंटरप्रिटेशन देने के कारण वो जेंडर इनइक्वालिटी है। तो माय लॉर्ड, आप ये गलत समझ रहे हो कि इसके कारण इनइक्वालिटी है। इसको लोगों ने ऐसे इंटरप्रिटेशन दी, इसलिए ये प्रताड़ित हो गई और इसलिए ये एम्पावर हो गए। Therefore, gender as a social construct talks about that gender inequality is present because of the societal interpretations of the sexual differences. The gender inequality is not natural, it is socially constructed ideology. Is the point clear? Yes, sir. मुद्दा ये नहीं है। अब इन्होंने एक बात और बोल दी जहां पे फंस गए लोग। क्या? यहां तक बहुत बढ़िया चल रहा है, मान लिया आपने, सही बात बोल रहा है। कैसे कल्चर की इंटरप्रिटेशन से, कैसे बायोलॉजी की इंटरप्रिटेशन से, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाटिकुलर और ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर, या कैसे सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर लोगों ने, चलो यहाँ तक बहुत बढ़िया चली थी, डाइजेस्ट भी होता है। बट साथ ही साथ में इन्होंने बोल दिया क्योंकि समाज का सोसाइटी 1, सोसाइटी 2, अब इस सोसाइटी के अंदर वुमेन को सुपीरियर माना जा सकता है, क्योंकि हो सकता है जैसे वुमेन के डिफरेंसेस को पॉजिटिवली वैल्यू किया गया है, क्वाटिकुलर जूनी इंडियंस। इस सोसाइटी में वुमेन को इंफीरियर माना जा सकता है, जैसे आपकी मेरी सोसाइटी, जहां पे हमने वुमेन को इंफीरियर माना है बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजिकल माइंडसेट्स और मे बी द इंटरप्रिटेशंस ऑफ देयर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। सोशल कंस्ट्रक्ट वाले एक चीज बोलते हैं दैट नॉट ओनली द जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, सिंस जेंडर इज बीइंग सोशली कंस्ट्रक्टेड, द पोजीशंस ऑफ वुमेन्स वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। कहीं पे ये बेटर पोजीशन पे है, कहीं पे ये खराब पोजीशन पे है। पॉइंट क्लियर सुनिधि? Yes, sir. कि वी ऑफन सी दैट कि समवेयर उनको अच्छा सुपीरियर माना जा सकता है, समवेयर उनको इंफीरियर माना जा सकता है। जैसे ये बात बोली इन्होंने, दिस वाज नाउ बैलेंटली क्रिटिसाइज्ड बाय जेंडर एज अ यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट। इनमें जो लोग आएंगे वो लोग बोलते हैं भाई साहब ये प्रॉब्लम है। इन्होंने एग्री किया जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी, समाज बना रहा है, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड दैट द पोजीशंस वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। वुमेन कैन डोमिनेट इन सम, वुमेन कैन लार्जली बी सबऑर्डिनेट इन सम। दे बिलीव इन एवरी सोसाइटी वुमेन्स आर सबऑर्डिनेटेड। What the point? Yes, sir. तो दो टिप्पणी है इनकी। जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियोलॉजी है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन सोसाइटी टू सोसाइटी कोई वेरिएशन नहीं है। हर समाज में वुमेन जो है सबऑर्डिनेटेड है। जेंडर इज अ यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट, that there are no societies where women dominates. Within patriarchy there exists hidden hand, within matriarchy there exists hidden hand of patriarchy, कि तुम जो समाज उठाना उठा लो, वुमेन हर जगह सबऑर्डिनेट है मेन के कंपैरेटिवली। अब ये क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं,
we'll look into this tomorrow's class and उसके पहले मुझे ये वाला पार्ट भी करना है. 2 इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट. सोशियोलॉजी का ऐसा कोई टॉपिक नहीं जहाँ पे कार्डनियर की थियरी लग नहीं सकती, लगाने वाला चाहिए. उसके बाद मैं यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट में जाऊंगा एंड देयर आर द रेस ऑफ जेंडर्स स्कॉलर्स. स्कॉलर्स ही स्कॉलर आगे आते चले जाएंगे and then we'll complete this gender after reading some 20-25 scholars. Take care. Have a nice day. Bye-bye. StudyIQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.